हेलो डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हमें द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल ये मिस्ट्री एक स्टोरी हमें पढ़नी है। ये मैं विंड चाइम्स की बुक क्लास 8 की है, उससे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसके आंसर तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है सर आर्थर कॉनन डॉयल। ये एक ब्रिटिश राइटर थे और अपने डिटेक्टिव फिक्शन के लिए बहुत जाने जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस ये इसलिए हुए क्योंकि इनकी स्टोरीज तो कमाल हुआ ही करती थी, मिस्ट्री से पूरी तरह भरी हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने इन्होंने जो करेक्टर है ना, जो बनाया और डेवलप किया, और अपनी जो भी नॉवेल्स होती थी डिटेक्टिव उसमें उनको रखते थे, तो इनका जो मेन जासूस था वो था शर्लॉक होम्स। और उन्हीं की स्टोरीज में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब इस स्टोरी को लिया गया है और मॉडिफाई करके दिया गया है। पूरी की पूरी स्टोरी थोड़ी लंबी है ये। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता रहूँगा जब जब मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। तो हमें इसे इन्जॉय करना है। और इनके इनके एक दोस्त भी थे, मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर वॉटसन। और 18 ये वैसे वैसे ये जो जो स्टोरी आप देख रहे हैं ये जो ली गई है, उस नॉवेल का नाम था, बुक का नाम था, इसमें कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हैं, 12 स्टोरीज़ हैं उसके अंदर। ये ये मैंने यहाँ पे नेट पे इसको पूरी तरह से पढ़ा, पूरी स्टोरी को। और ये बुक है द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। तो इसमें जो है ये 12 स्टोरीज़ हैं। इसी 12 स्टोरीज़ में से आप देख रहे हैं यहाँ पे द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। अगर इसको क्लिक करेंगे तो पूरी स्टोरी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब इसको मॉडिफाई करके छोटा करके आपको दिया गया है। और ये करेक्टर इन्होंने जो डिटेक्टिव करेक्टर शर्लॉक होम्स का डेवलप किया, और साथ में वॉटसन, दोनों को साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो जो नॉवेल थी वो थी अ स्टडी इन द स्कारलेट, ये 1887 में छपी थी। उसी में इन दोनों करेक्टर को रखा गया था, इनको और इनको। बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि द मोस्ट फेमस करेक्टर इन द फील्ड ऑफ डिटेक्टिव्स, है ना, वो शर्लॉक होम्स ही हैं। तो टीवी सीरीज, रेडियो प्रोग्राम्स, तमाम चीज़ें इन पे बनी हैं। और ये स्टोरी जो है वो 1892 में छपी थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दें कि इसका जो भी मटेरियल है, आपको इसकी समरी चाहिए, आपको इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी। इसके वर्ड मीनिंग्स चाहिए, डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स हमने सब दिए हुए हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये इसके मीनिंग्स हैं जो हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। और साथ में आपको समरीज वगैरह मिल जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर के एक से ज़्यादा सेट हमने दिए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, जिसमें एक शॉर्ट आंसर का सेट भी हमने दिया हुआ है। इसके अलावा आपको करेक्टर स्केच देखना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो शुरू में होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उन जगहों पे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ये, तो करेक्टर स्केच आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। शर्लॉक होम्स का है, वॉटसन का है, पीटरसन का। ये सारी चीज़ें अब हम आपको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की, और सब कुछ फ्री में है। हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है या आप यू वांट टू इन्हेंस योर लर्निंग, कुछ आपको ज़्यादा जानना है, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन हमारे सेशंस होते हैं, उन्हें बुक करना पड़ेगा बहुत ही मिनिमल पेमेंट में। वहाँ आप हमसे आके इसके बारे में और मतलब आप यू कैन लर्न। So let's enter into the main text. Okay, I went to visit my friend Sherlock Holmes. ये वॉटसन कह रहे हैं। 2 days after Christmas, यानी ये जाते हैं वहाँ पे 27 को, है ना। 2 days after Christmas and found him sitting on the sofa. सोफा पर बैठे हुए थे, wearing a purple dressing gown. तो ये भाई ये उनका गाउन है जो उन्होंने पहना हुआ था। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। हिस पाइप वॉज ऑन द कॉफ़ी टेबल, आपने देखा होगा, है ना, फिल्मों में जो सिगार वगैरह पीते हैं तो वो है। तो वो कॉफ़ी टेबल पे रखा हुआ था और वहाँ पे न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था। पाइल का मतलब होता है कि वहाँ पे ढेर था, जैसे अखबारों का ढेर। वॉज नेक्स्ट टू हिम बिसाइड द सोफ़ा, सोफ़ा के बगल में एक वुडन चेयर थी, लकड़ी की चेयर थी, विद अ डर्टी ओल्ड हेड। वहाँ पे एक मतलब हैट थी जिसे हम टोपा कह सकते हैं, वो डर्टी गंदा टोपा वहाँ पे रखा हुआ था। ओल्ड था, पुराना था, नया नहीं था। हैंगिंग ऑन द बैक, तो मतलब जो चेयर है, चेयर के मतलब ये चेयर हो गया बैठने के लिए, इसके पावदान। तो ये जो है ना, यहाँ पे वो टोपा उन्होंने लटकाया हुआ था। हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब जो उनका लेंस था, वॉज लाइंग नियर बाई, तो वो बगल में रखा हुआ था। एंड आई गेस्ड ही हैड बीन स्टडिंग द हैट। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि वो शायद उस हैट को देखकर कुछ उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से कुछ क्या इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं सोच कर समझ कर, उस पर उनका मन लगा हुआ था। कि वो बिजी आई सेड, मैंने कहा लगता है आप व्यस्त हैं, बिजी हैं। परहैप्स आई एम डिस्टर्बिंग, शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या आके यहाँ पे इस समय में। तो नॉट एट ऑल, अरे बिल्कुल नहीं। आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड टू डिस्कस दिस विद यू, बल्कि मुझे तो खुशी है कि एक ऐसा मेरा दोस्त है, मतलब तो तुम जैसा, वॉटसन जैसा, जिसके साथ मैं चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ। तो वॉटसन के साथ वो अपनी मिस्ट्रीज़ को और अपने अपने विचारों को डिस्कस किया करते थे।
तो लुकिंग एट दैट हैट, उस हैट को देखते हुए, इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस तो नहीं, बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो याद याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं लग रहा, बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन कुछ बातें हैं जो जो मुझे कुछ दिलचस्प लग रही हैं। तो वो कुछ खास दिलचस्प बातें मुझे अट्रैक्ट करें ना, वी माइट लर्न समथिंग फ्रॉम इट, और अगर हम इसको थोड़ा स्टडी करें और सोचें तो हमें कुछ ना कुछ इसमें से जानकारी मिल सकती है, हमें कुछ इससे हम कुछ सीख सकते हैं। आई सेट डाउन इन हिज चेयर, तो मैं उनकी चेयर पे बैठ गया, मतलब जो वहाँ पे चेयर थी, एंड वार्म माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। देखिए बच्चों, ये दिसंबर की बात है, ठीक है, और ब्रिटिश राइटर थे तो लंदन वंदन की बात होगी, और इसलिए यहाँ पर ये बहुत ठंडी का महीना है, और बर्फ़बारी वगैरह भी होती है उस वक्त। तो वो अपना हाथ वगैरह सेकने लगते हैं फायर के सामने बैठ के, उस समय के जो घर हुआ करते थे। क्योंकि आपने देखा है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1859 से 1930 का है। और ये जो है नॉवल छपी थी 1892 में, तो उस वक्त जो है घरों में फायर प्लेस हुआ करती थी। आई सपोज दैट हैट इज़ अ क्लू। क्लू का मतलब होता है कि सुराग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में मतलब कोई क्राइम हो या कोई मिस्ट्री हो, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं कि भाई हेल्प कर सकती हैं, वो क्लू होते हैं। तो इन सम डेडली क्राइम मतलब ये हो गया कोई खतरनाक अपराध जिसमें मे बी डेथ में भी इन्वॉल्व है ना, तो लगता है कि ये किसी खतरनाक, ये जो हैड जो है किसी खतरनाक अपराध की तरफ का सुराग है ये, दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, जिसे आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ना। नो क्राइम, अरे नहीं ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, सेड शर्लॉक होम्स लाफिंग। तो देखिए अभी उसे बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि इसमें, मतलब वो समझ रहे हैं कोई फन मिस्ट्री है, कोई मतलब ऐसे ही छोटी मोटी मिस्ट्री है, कोई क्राइम इसमें नहीं हुआ है। तो सेड शर्लॉक होम्स लाफिंग, हंसते हुए कहते हैं, डू यू नो पीटरसन। अब देखिए यहाँ पे एक करेक्टर आ गया आपको, द सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, ये एक सिक्योरिटी गार्ड था, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। यस, तो वाटसन कहते हैं हाँ जानता हूँ। वेल, तो दिस प्राइज बिलोंग्स टू हिम, तो ये जो प्राइज़ है ये उसका है। यहाँ पे जो हैट है, हैट को इन्होंने प्राइज़ कहा है। क्वेश्चन में पूछा कि वाई डज शर्लॉक कॉल इट अ प्राइज़, तो इनके सबके आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा आपको कि मतलब वो जो हैट जो है काफ़ी वैल्यूबल थी, उस मतलब जो भी कुछ मिस्ट्री उसको सुलझाने में इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती थी, तो उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस की वजह से उसे वो प्राइस कहता है कि ये जो कीमती चीज़ है इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वो पीटरसन की है। तो देखते हैं कि क्या होता है। यू मीन इट इज़ हिज हैट, मतलब आपका कहना है कि ये उसकी हैट है। नॉट एग्जैक्टली, अरे ये ठीक नहीं है, मतलब ठीक इस तरह से बात नहीं है। ही फाउंड इट, उसे मिली थी। वी डोंट नो हु इट बिलोंग्स टू, और हमें नहीं पता ये किसकी है, ये भी मिस्ट्री है। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ इट गॉट हेयर। पहले मैं तुमको बता दूं कि टोपा यहाँ पे मतलब ये हैट आया कैसे। इट अराइव्ड ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, पहली बात तो क्रिसमस की सुबह आया था। मैं बता दूं कि लगभग 4 बजे का जिक्र है, इन द मॉर्निंग मेन स्टोरी में, विद अ गुड फैट गूज, और साथ में के साथ एक गूज भी आया था, मतलब कि हंस है ना, यू नो इट। और इसका जो मेल होता है उसे हम गैंडर कहते हैं। विच इज़ प्रोबेबली शायद रोस्टिंग इन पीटरसन ओवर राइट नाउ, और इस वक्त तो वो पीटरसन के घर पर रोस्ट हो रहा होगा, मतलब उसे पकाया गया होगा, शायद खा भी लिया गया हो। द फैक्ट्स आर दीज, मतलब जो बातें जो 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 कुछ हुआ वो इस तरह से हुआ। अबाउट 4 o'clock, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था, क्रिसमस मॉर्निंग में पीटरसन इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है, वॉकिंग होम, अपने घर जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पे टोपा लटका है जो मैंने आपको बताया था। और स्मॉल पार्टी, मतलब क्रिसमस का टाइम है, इस पार्टी से लौट रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने द स्ट्रीट लाइट, तो रात का समय था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी। ही सॉ टॉलिस्ट मैन, तो उसने एक लंबा आदमी देखा, कैरिंग वाइट गूज, जो एक सफ़ेद रंग का हंस लेके जा रहा था अपने कंधे पर। व्हेन दे रीच द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और जब दे मतलब वे का मतलब यहाँ पे वो जो आदमी है और जो गूज है, दोनों को मिलाकर दे कर दिया। तब इन द रीच एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो वो स्ट्रीट के एंड पे पहुँचते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर सड़कें इधर उधर गई होंगी। एंड आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड बिटवीन दिस टॉल स्ट्रेंजर एंड अ लिटिल नॉट ऑफ रफ मैन, तो कुछ बहसबाजी शुरू हो गई इस स्ट्रेंजर, चूँकि इसको जानता तो था नहीं पीटरसन, लंबे से आदमी के बीच में, एंड नोट ऑफ रफ मैन। नोट मतलब होता है कि आप कह सकते हो ग्रुप, या गुट आप कह सकते हो यहाँ पे ग्रुप, और रफ मैन का मतलब हो गया मतलब बदमाश लोग। तो कुछ बदमाश लोग उसे मिले, उनका ग्रुप मिला। वन ऑफ देम नॉक द मैन्स हैट, तो एक ने उसको मतलब गिरा दिया धक्का देके, उसका हैट नीचे गिर गया। ही रेज्ड हिज स्टिक टू, तो उसने उसके पास जो छड़ी थी उसने छड़ी को उठाया, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। उठा के दरअसल क्या करता है कि वो ऐसे घुमाता है अपने चारों तरफ, कि मतलब कोई उसके आसपास ना आए। एंड एक्सीडेंटली, और बाई चांस
जानबूझ के नहीं, स्मैश द शॉप विंडो। तो भाई आसपास की कोई शॉप रही होगी, उसके विंडो पे जाके टकराती है उसकी स्टिक और वो स्मैश हो जाती है, मतलब ब्रोकन, ब्रोकन इनटू पीसेस, तोड़ देना, चकनाचूर कर देना, है ना, इस प्रकार से। उसके पीछे मतलब जो छड़ी पीछे की तरफ घुमाता। पीटरसन केम फॉरवर्ड, तो पीटरसन जो है चूंकि वो गार्ड था तो निश्चित है कि ताकत भी रही होगी, यूनिफॉर्म में भी रहा होगा। केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर को बताने के लिए आता है उसका अटैकर से। हाउ अबाउट द मैन वॉज ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, साफ साफ वरीड, मतलब वो ऐसा लग रहा था उस आदमी को देखकर कि वो काफ़ी चिंतित है इस चीज़ को लेकर कि अबाउट ब्रेकिंग द विंडो, कि उससे विंडो टूट गई। और कहीं किसी ने देख लिया हो या कुछ हो गया हो, उसे हर्जाना वगैरह मांगने लग जाए, मतलब वो उसने विंडो टूटने की वजह से लगा जैसे घबरा गया है। ही मस्ट हैव थॉट पीटरसन वाज ए पुलिसमैन, तो उसने सोचा कि भाई पीटरसन जो है अपनी यूनिफॉर्म में था तो उसे कोई पुलिसमैन रहा होगा। एज ही वॉज वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म सो ही ड्रॉप द गूज, तो डर के मारे बेचारा गूज को वहीं पे पटक के वो भाग खड़ा हुआ वहां से, बगल की किसी गली से निकल गया। द रफ्स, मतलब वो जो बदमाश लोग थे, यहाँ पे मीनिंग्स वगैरह को दिए भी गए हैं। रूड एंड वायलेंट पर्सन, जो हिंसा कर सकते हो, मारपीट बता रहे हैं। आल्सो रहना वे भी भाग जाते हैं पीटरसन को देख के। वाज लेफ्ट विद दिस ओल्ड हेड, तो उसको हेड भी मिल गया और डेलिशियस लुकिंग, स्वादिष्ट लगने वाला मोटा सा फैट हंस भी मिल गया। क्रिसमस गूज आप कह सकते हो, क्योंकि क्रिसमस के सुबह मिला है तो क्रिसमस के दिन उसका यूज हो सकता है, बट अभी तो दूसरे का ही है। तो यहाँ पे इस तरह से उसने बताई पूरी बात। डिडेंट ही गिव इट बैक टू इट्स ओनर, तो वाटसन ने कहा कि क्या उसने उसके मालिक को नहीं लौटाया। माई डियर वाटसन, अरे मेरे प्यारे वाटसन यार, मेरे यार, दैट इज द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है। इट इज ट्रू दैट देयर वॉज ए स्मॉल कार्ड, हाँ ये भी सच बात है कि लौटाने की जहाँ तक बात है उसके ओनर को, तो उसमें कार्ड बंधा हुआ था, मतलब उसमें पैरों में कहीं पे भी, बर्ड्स के, हाँ लेफ्ट लेग में, और उसमें लिखा हुआ था फॉर मिसेज एनरी बेकर। तो रिटन ऑन इट, एंड इट्स ऑल्सो ट्रू दैट द इनिशियल्स HB। कहने मतलब जहाँ तक ओनर की बात है तो कुछ रेफरेंस तो मिला हुआ है, मतलब वहाँ पे कार्ड था, कार्ड पे लिखा हुआ था फॉर, मतलब वो किसके लिए है, मतलब ये जो गूज था वो मिसेस हेनरी बेकर के लिए था, ठीक है। और उस पर एक इनिशियल भी छपा हुआ था HB, मतलब जो गूज था उसके पैर में कार्ड में ये लिखा हुआ था तो गूज उसका हो गया, और जो हैट थी उसमें HB लिखा हुआ था, क्योंकि आगे लिखा गया कैन बी सीन इनसाइड द हैट, हैट के अंदर HB लिखा गया था। तो इससे कुछ तो पता चलता है कि भाई हैट किसकी होगी, HB। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ फुल फॉर्म में न लेकर हम कहीं ना कहीं लेटर से, छोटे मुँह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल्स बना देते हैं अपने। बट एज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बेकर, लेकिन अब दिक्कत यह है कि एक बेकर तो है नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बेकर हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ हेनरी बेकर्स, और हेनरी बेकर की बात करें तो कई नाम इनके होंगे। सिटी में इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो विच वन, तो मालिक कौन है कैसे पता चलेगा, एड्रेस तो नहीं दिया गया है ना। तो फिर पीटरसन ने क्या किया, ही ब्रॉट बोथ द हैट एंड द गूज राउंड टू मी, सीधा घूम के मेरे पास चला आया क्रिसमस मॉर्निंग को, एज ही नोज आई फाइंड, और वो मेरे पास इसलिए आया क्योंकि वो जानता है कि आई फाइंड इवन द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, कि मैं यहाँ तक कि छोटी से छोटी समस्याओं को भी, मिस्ट्रीज को भी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि इसका कोई ईगो नहीं है कि हाँ आई एम सो बिग डिटेक्टिव, सो फेमस, मेरा नाम है तो मैं बड़े बड़े ही केस सुलझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अच्छा लगा चीज़ देख के यहाँ पे, कि घमंडी का सर तो हमेशा नीचे ही हो जाता है अंत में कहीं ना कहीं जाके। तो उसे मालूम है कि छोटी छोटी गुत्थियां सुलझाने में भी मुझे मजा आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज दिस रिवील अबाउट शर्लॉक होम्स पर्सनालिटी, यानी उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। अरे भाई इससे पता चलता है कि जो शर्लॉक होम्स था वो क्यूरियस था, ऑब्जर्वेंट था, और वो मतलब वो ही इवन एंजॉयड सॉल्विंग इवन स्मॉल एंड स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स। तो छोटी छोटी बात पे ध्यान देता, साधारण लगने वाली बातों में भी रहस्य ढूंढना पसंद करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज डिटेक्टिव बाय करेक्टर आल्सो, है ना। तो वो छोटी या बड़ी चीज़ों को ना समझ के हर चीज़ को, केस को सुलझाने में बराबर इंटरेस्ट लेता था। वी केप्ट द गूज अंटिल दिस मॉर्निंग, तो हमने क्या किया कि भाई देखिए इस मॉर्निंग तक, 2 दिन बाद हो गया ना, 2 दिन की बात है, तो हमने इस मॉर्निंग तक तो उसे रखा। वैन, इसका मतलब जो है क्रिसमस को उसे यूज़ नहीं किया गया। वैन देयर वॉज साइंस, साइंस मतलब होता है कि जब कुछ ऐसा लगने लगा दैट इट शुड बी ईटन, कि अब इसे खा ही लेना ठीक होगा इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो पीटरसन हैज़ टेकन इट होम, तो पीटरसन को हमने दे दिया, पीटरसन मुझे घर ले गया। वाइल स्टिल हैव द हैट, हैट मैंने अपने पास रख ली, ऑफ द अननोन जेंटलमैन, और ये किसकी हैट है, उस अनजाने जेंटलमैन की हैट को अपने पास रख लिया। वो लॉस्ट हिज क्रिसमस डिनर, जिसने बेचारे ने अपना क्रिसमस डिनर ही खो दिया, क्योंकि हैट भी गायब हो गया, उसका गूज भी उसने रख के छोड़ दिया था, भाग गया था, तो क्रिसमस डिनर तो उसका स्पॉइल हो गया, यानी क्रिसमस की दावत भी उसकी बेकार हो गई।
एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं इस टोपे का और इस सब चीज़ों का। तो आई एम गोइंग टू फाइंड ओनर, मैं ओनर का पता लगाऊंगा। हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू दैट, भला मतलब आश्चर्य से कहता भला कैसे कैसे तुम ये कैसे करोगे इसे। बाय सीइंग व्हाट आई कैन डिड्यूस, अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया डिड्यूस, इसका नाउन फॉर्म होता है डिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टू फाइंड आउट समथिंग बाय यूजिंग लॉजिक एंड क्लूज, मतलब कोई चीज़ देख के आप अपना जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगाकर उसमें से क्या समझदारी वाली बातें आप निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं उन सब चीज़ों से। तो वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये स्टोरी। हम देखेंगे कितनी चीज़ें वो उस हैड से डिड्यूस करता है, नतीजे पर पहुंचता है कुछ चीज़ों मतलब सोच समझ के बहुत ही माइन्यूटली डिटेल्ड स्टडी करके वो बहुत चीज़ें निकाल लेता है, मतलब डिड्यूस कर लेता है, बातों का पता लगा लेता है, ये चीज़ है। तो वो कहता है कि बाई सीइंग व्हाट आई कैन डिड्यूस, मैं कैसे उस ओनर को पहचानूंगा, किस कैसे ओनर तक मतलब कैसे ओनर का पता लगाएंगे, जो मैं इस टोपे से इस हैड से डिड्यूस कर सकता हूँ, जो कि जानकारी मैं इसमें से निकाल सकता हूँ इस हैड से, फ्रॉम दिस हैड। ये मतलब क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो कहता है कि बाई सीइंग व्हाट आई कैन डिड्यूस, कि देखता हूँ मैं इसमें से क्या जानकारी निकाल सकता हूँ। तो वॉटसन कहता है इस हैड से, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कही। यू आर जोकिंग, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम अ डर्टी ओल्ड हेड, ओल्ड डर्टी हेड से क्या तुम्हें पता चलेगा, क्या जान सकते हो। हेयर इज माई मैग्नीफाइंग ग्लास, अच्छा तो वो थोड़ा सा कहता है कि देखो ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास, यू नो माई मेथड्स, अरे यार तुम मेरे दोस्त हो, जानते हो मैं मिस्ट्रीज कैसे सॉल्व करता हूँ, तो कम से कम तुम भी कुछ जासूस तो बनी गए होगे मन ही मन माइंड से। तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट ओनर फ्रॉम दिस हेड, जरा हैट लो, मैग्नीफाइंग ग्लास लो, यानी आप बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों को उसमें देख सकते हैं लेंस से। जरा बताओ कि तुम क्या जानकारी इसमें से निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हो इस हैट से। आई पिक्ड इट अप एंड टर्न इट ओवर, मैंने इसको उल्टा पलटा देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लैक हैट, काले रंग की हैट थी, ध्यान रखना, बट इन अ वेरी बैड कंडीशन। इट वॉज क्रैक्ड, मुड़ी तुड़ी थी, कवर्ड इन डस्ट, धूल पड़ी हुई थी, देयर वर डर्टी मार्क्स, गंदे वहाँ पे स्पॉट्स भी थे, चिन्ह भी थे, इन सेवरल प्लेसेस, कई जगह। समवन हैड ट्राइड टू हाइड दीज बाय पेंटिंग देम, हाँ किसी ने शायद कुछ स्पॉट्स को पेंट करके उसे इंक से छुपाने की कोशिश की थी ना। ब्लैक हैट है तो आप ब्लैक इंक से कहीं पे वाइट वाइट निशान वगैरह पड़ गए हो तो आप वो ब्लैक ब्लैक कर दोगे तो दिखाई नहीं देंगे ना, वो चीज़ है। द इनसाइड वॉज लाइंड विद रेड सिल्क, हाँ हैट के अंदर का जो हिस्सा था उसके अंदर जो है ना बार सिल्क की लाइनिंग थी, मतलब सिल्क की पट्टियाँ लगी हुई थी, बट इट वॉज वेरी डिस्कलर्ड, लेकिन वो भी डिस्कलर्ड हो चुकी थी, उसका रंग जो है बेरंग हो चुका था। देयर वॉज नो मेकर्स नेम, अच्छा उस ब्रांड की टोपी जो थी उस मेकर्स का नेम नहीं था। एज होम साइड सेट, जैसा होम ने कहा था कि ऑन वन साइड देयर वर रिटन द इनिशियल्स, हाँ अक्षर जरूर लिखे हुए थे HNB, इनका फुल फॉर्म नहीं पता था, सिर्फ इनिशियल्स बनाए गए थे। आई कुड आल्सो सी दैट देयर हैड बीन वंस बीन अ लूप, हाँ उसने कहा कि हाँ एक चीज़ और थी कि देयर हैड वंस बीन अ लूप, शायद उसमें कोई लूप लगा था, फिक्स द हैट टू द हेड, जैसे कि हेड पे वो टिकी रहे, बट द इलास्टिक वॉज मिसिंग। लूप का मतलब ये होता है कि भाई जो टोपा है ना, तो वो आप जो है वो मुंह पे ऐसे नीचे से आप थोड़ा सा रस इलास्टिक टाइप कैसे लगा लोगे गर्दन के नीचे से, ठुड्डी के नीचे से, तो टोपा हवा में हिले उलेगा नहीं, तो दिस इज द लूप। और ये इलास्टिक का बना होगा है ना, तो मतलब रबर बैंड लगी होगी इसमें, तो वो चीज़ है। आई कैन सी नथिंग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो कुछ इसमें से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। आई सेड हैंडिंग इट बैक टू माई फ्रेंड, तो मैंने अपने दोस्त को उसको पकड़ा दिया। दरअसल जो वॉटसन जो है ना वो दरअसल नरेटर है यहाँ पे और वो पूरी बात बता रहा है। आई डिसएग्री, तो उसने कहा मैं तुमसे सहमत नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा वॉटसन, यू कैन सी एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट यू सी, लेकिन जो कुछ तुम देख रहे हो उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ कि यू कैन सी एवरीथिंग बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट यू सी। कहने का मतलब यू आर नॉट मेकिंग एनी डिडक्शंस, तुम डिडक्शंस मतलब डिड्यूस नहीं कर रहे हो कोई चीज़। तो हमें भी कुछ भी चीज़ हम देखते हैं हमें अपना माइंड जरूर अप्लाई करना चाहिए कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं। मतलब तुम सब देख रहे हो लेकिन जो तुम देख रहे हो उस पर सोच नहीं रहे हो, तुम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हो, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हो, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे हो, यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ समथिंग व्हाट यू आर सीइंग। अब मैंने क्यों इसको अंडरलाइन किया, अब आप देखिएगा बच्चों की वही हैट है ना, और लेंस भी दिया गया उसको, वॉटसन ने वही चीज़ें देखी जो
होम्स भी देख रहा है, लेकिन इसे कुछ भी उसमें जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई डिडक्शन वो नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ पता नहीं लगा पा रहा है। और इसी से देखिएगा कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितने डिडक्शंस कर लेगा होम्स। तो व्हाट डज शर्लॉक होम मीन बाय मेकिंग डिडक्शंस हेयर? मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई तुम डिडक्शन नहीं कर रहे हो, मतलब चीज़ों को पता नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हो, जानकारी क्या इसमें से हम मिल सकती है, क्या लर्न कर सकते हैं, नहीं कोशिश कर रहे हो। यानी कि केवल चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं होता, हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं उसमें से हम क्या जानकारी निकाल सकते हैं। मतलब जो मेकिंग डिडक्शंस का मतलब निष्कर्ष निकालना, मतलब नतीजों पे कुछ पहुंचना। तो छोटी छोटी बातों से कोई बड़ी बात समझना या अनुमान लगाना, यही है मेकिंग डिडक्शंस। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मेकिंग डिडक्शन मीन्स यूजिंग स्मॉल डिटेल्स टू अंडरस्टैंड और गेस समथिंग बिगर और मोर इम्पोर्टेंट। भाई जासूस लोग यही तो करते हैं ना, आप फिल्मों में देखते हो, जो क्राइम जो है, जो CID वगैरह इस तरह के, और जो मिस्ट्रीज देखते हो, तो आप देखते हो ना कि जासूस कितनी चीज़ों का पता लगाते हैं नॉर्मली, जिसको और लोग नहीं कर पाते, जबकि चीज़ें सब उसी को देखते रहते, सबको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन प्लीज टेल मी व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस। अच्छा तुम ही बताओ, तुम इसमें से क्या डिड्यूस कर सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड एट इट वेरी केयरफुली। उसको बहुत ध्यान से उठाकर देखा। एज ही ऑलवेज डिड, जैसा कि वो हमेशा किया करता था, भाई वो जासूस था ना। सम फैक्ट्स आर फेयरली क्लियर। फेयरली मतलब तो काफ़ी हद तक क्लियर, मतलब कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं, कुछ बातें तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। एंड अ फ्यू अदर्स आर वेरी लाइकली इफ़ नॉट सर्टेन। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं साफ साफ तो नहीं कह सकता कि लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वो वही होंगी जो मैं सोच रहा हूँ। मतलब कुछ बातें तो साफ साफ क्लियर हैं, कुछ बातें पूरी तरह से पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये सही होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, एनीवन कैन सी दैट द ओनर इज इंटेलिजेंट। पहले अब देखिए, ओनर जो है वो इंटेलिजेंट है, एंड आल्सो दैट ही हैज़ बीन फेयरली रिच। फेयरली मतलब काफ़ी हद तक वो कभी रिच रहा था पिछले 3 सालों में, बट ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी रिसेंटली। लेकिन फिलहाल हाल के कुछ समय में उसने काफ़ी पैसा खोया है। ही इज़ केयरफुल एंड लाइक्स टू प्लान थिंग्स। पहली बात तो वो मतलब एज ए कैजुअल व्यक्ति नहीं है ना, वो चीज़ों को सोच समझ कर प्लानिंग करके चलने वाला व्यक्ति है। फ्यूचर प्लानिंग करना, भविष्य के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। केयरफुल है, सावधान रहने वाला व्यक्ति है, बट लेस नाउ देन इन द पास्ट। लेकिन अब पास्ट में जितना वो केयरफुल और प्लानिंग करके चला करता था, पूरी योजना बना के, वो अब उतना केयरफुल, उतनी प्लानिंग नहीं करता। अब कैजुअल हो गया, थोड़ा सा लापरवाह हो गया। इफ़ यू कंसीडर दैट ही इज़ लॉस्ट मनी, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें कि उसने काफ़ी पैसा खोया है, देन दैट इज़ क्वाइट लाइकली। तो हो सकता है कि उतना केयरफुल ना हो जितना पास्ट में था। मतलब वो लॉजिक दे रहा है कि भाई जब उसके पास पैसा था काफ़ी कुछ, तो वो प्लान करके चीज़ों को चलता था, अब नहीं है तो लाइफ बदल गई। माई डियर होम्स, थोड़ा सा आश्चर्य करता, अरे माई डियर होम्स, अरे हो मेरे प्यारे होम्स, मतलब इतना कुछ। हाउ एवर ही स्टिल हैज सम सेल्फ स्टीम, लेकिन हाँ अभी भी उसकी सेल्फ स्टीम खोई नहीं है, बाकी है। सेल्फ स्टीम मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं। बच्चों ये तो नहीं खोना चाहिए, मतलब कि रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू फॉर वन सेल्फ, अपनी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू कभी भी खोनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए ना, ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत हमारे हाथ में होती है। तो ही इज मैन हु डजंट टेक एक्सरसाइज। देखिए इतनी सारी चीज़ें निकाल डाली है ना। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो फिलहाल कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करता है। इजेंट वेरी फिट, बहुत फिट भी नहीं इसी वजह से। गोज आउट रेयरली, रेयरली मतलब होता है मुश्किल से ही, कभी कभार, है ना। ही बाहर जाता है। ही इज़ मिडिल एजेड, उम्र भी पता लगा ली उन्होंने, मिडिल एज में है। हैज़ कर्ली हेयर, बाल घुंघराले हैं। यूजेज हेयर क्रीम, की भी हेयर क्रीम का भी इस्तेमाल करता है। अब भाई जो हेयर क्रीम है वो, अब जैसे उदाहरण के लिए अगर मैन की हेयर क्रीम करें तो भाई वो मॉइस्चराइजर है, स्टाइल देता है, मतलब एक प्रकार से कंडीशन कर सकता है। और बालों को स्मूथ बना सकता है, साइन ला सकता है, हीट से प्रोटेक्शन दे सकता है। तो मतलब ऑयल की जगह इसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड ही हैज़ हैड जरा ध्यान दीजिए बनावट पे। ही हैज़ हैड हिज फेयर कट विद इन द लास्ट फ्यू डेज। अब पिछले कुछ दिनों में पहले उसने शायद अपने बाल भी कटवाए हैं। दीज आर द मोर ऑब्वियस फैक्ट्स। ये तो बहुत ही क्लियर, साफ नजर आने वाले फैक्ट्स हैं वाटसन को चिढ़ाने के लिए, कि आसानी से समझाने वाले फैक्ट्स हैं ना, विच वी कैन टेल फ्रॉम दिस हैड। इस हैड को देख के हम बता सकते हैं। ओह यस, वन अदर थिंग, हाँ एक बात और, ही प्रोबेबली डजंट हैव गैस लाइटिंग इन हिज हाउस। शायद उसके घर में गैस लाइटिंग नहीं है, मतलब उस समय जो रोशनी का जो तरीका था वो कैंडल है। गैस से भी लाइट जला करती थी, रोशनी होती थी।
तो देखते हैं कैसे प्रूफ करता है इन सब चीज़ों को। यू मस्ट बी जोकिंग होम्स, मजाक कर रहे हो, इतनी सारी जानकारी दे के हतप्रभ रह गया। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इज इट रियली पॉसिबल दैट यू कांट सी हाउ आई नो, मतलब क्या ये मुमकिन है, संभव है, दैट यू कांट सी, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे जान पा रहा हूँ, इवन दो आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस, जबकि ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। मतलब कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा टीजी कर रहा है वाटसन को, कि क्या मतलब ये मैं मान लूँ कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने ये सारी चीज़ें कैसे जानी, है ना। और टीजिंग इस तरह है कि मतलब इतना कुछ बताने के बाद कम से कम एक दो तीन चीज़ों के बारे में तो कह सकते हो, हाँ हाँ यार लगता तो ऐसा ही, लगता है तो ऐसा ही है ना। तो आगे चलते हैं। आई एम वेरी स्टूपिड, तो कहता है कि वाटसन का, हाँ लगता है यार मैं सच सच में मूर्ख ही हूँ, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे सच में खेद है, आई एम सॉरी दैट आई डोंट फॉलो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे तुमने इन सब चीज़ों के बारे में, तुम कैसे इतना कुछ बोल सकते हो हैट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाउ डिड यू डिड्यूस, तुमने कैसे डिड्यूस किया, कैसे तुम इस नतीजे पहुंचे, कैसे तुमने, मतलब हाउ डिड यू लर्न, हाउ डिड यू फाइंड आउट, या कैसे तुम कह सकते हो दैट दिस मैन वॉज इंटेलिजेंट, कि मैंने इंटेलिजेंट था मात्र हैट देख के। होम्स पुट द हैट ऑन दिस हैट, होम ने उसको अपने खोपड़ी में ऊपर, मतलब सिर पे पहना। इट वॉज टू बिग, बहुत बड़ी थी, एंड कवर्ड हिज आइज, और उसकी आंखों तक आ गई थी। तो उसको पहन के दिखाता है और कहता है, इट इज़ सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ साइज, ही सेड। तो कहता है ये बस साइज की बात है, मतलब ये मुझ, मतलब मैं भी हूँ, अच्छी खासी हाइट मेरी भी है, लेकिन मुझको ये बड़ी पड़ रही है। मैन विथ सच अ लार्ज हेड, तो निश्चित है कि जो व्यक्ति इसको पहनता होगा उसका हेड लार्ज होगा। मस्ट श्योरली हैव समथिंग इनसाइड इट, तो इतनी बड़ी खोपड़ी में कुछ तो होगा। तो ये फन है एक प्रकार से कि ऐसा क्या हो सकता है कि भाई, मतलब जिसका सिर बड़ा होगा तो दिमागदार होगा ही होगा। डू यू एग्री विथ शर्लक होम्स यार, तो क्वेश्चन भी पूछ लेगी कि तो क्या आप एग्री करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब इतनी बड़ी खोपड़ी है तो दिमाग भी होगा। तो इसका क्या जवाब दे सकते हैं भाई, इसका जवाब हम ये देख सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट वी कैन एग्री विद शर्लक होम्स, बिकॉज वो काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, वो ब्लाइंडली गेस नहीं कर रहा है, वो क्लूज़ को स्टडी कर रहा है, साइज़ है और हेड का और क्लोथ की कंडीशन है, अदर डिटेल्स को। तो however not everything he says can be fully proven just by a hat, so some of it might be assumptions, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि टोपी से हर बात पूरी तरह साबित हो, इसलिए कुछ बातें अनुमान से भी हो सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कोई लॉजिक और तर्क इसका उतना बेटर नहीं है यहाँ पे, कि हैट का साइज और ब्रेन से उसका कुछ मैटर होता। हाउ अबाउट लूजिंग मनी, अच्छा ये बताओ कि मनी खोने के बारे में तुमने कैसे डिड्यूस किया, कैसे कंक्लूड किया, कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे तुम। तो दिस हैड इज़ 3 years ओल्ड, पहली बात तो ये 3 साल पुरानी है। आई कैन टेल दैट बाय द स्टाइल, मैं इसकी स्टाइल देख के बता सकता हूँ। मतलब कि चीज़ें होती ना ट्रेंड में होती हैं कि भाई ये पुराना ट्रेंड है, नया ट्रेंड ऐसा है, अब नहीं आता, तो वही चीज़ है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी हैट, पहली बात तो अच्छी क्वालिटी की हैट है। लुक एट द, यहाँ पे स्टाइल का मतलब ये है कि ये स्टाइल पहले आती थी 3 साल पहले, शायद अब नहीं आती, वो हो सकता है। लुक एट द सिल्क लाइनिंग, जरा इसकी लाइनिंग को देखो, अंदर जो पट्टियाँ लगी हुई हैं या मतलब थ्रेडिंग होगी। द मैन कुड अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव हैट 3 years ago, वो 3 साल पहले इस तरह की टोपी को खरीदने की, मतलब अब देखिए 3 years ओल्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि स्टाइल के साथ साथ वो 3 साल पहले अमीर रहा था। उसने कहा था ना कि 3 साल पहले वो इतनी एक्सपेंसिव हैट को खरीद सकता था, मतलब गुड क्वालिटी हैट है, महंगी रही होगी। बट ही हैज़न्ट बॉट अ न्यू वन सिंस देन, लेकिन उसके बाद से उसने कोई नया हैट नहीं खरीदा, उसी पुराने से काम चला रहा है। देयरफॉर वी कैन गेस ही हैज़ लेस मनी नाउ, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि उसके पास पैसा कम है। एंड नाउ देन व्हेन ही बॉट द हैट, जब हैट खरीदा था उसकी तुलना में अब उसके पास पैसा कम है। तो ये लूजिंग मनी वाली बात हो गई कि हैट इतनी डर्टी है, पुरानी है, तोड़ी मुड़ी है, तो उसे नए खरीद लेना चाहिए था अगर पैसा होता। तो भाई ये बात तो अपनी भी समझ में आ रही भाई। वेल वेल के कई मतलब होते हैं, तो यहाँ हो गया ठीक है, दैट इज़ क्लियर इनफ, ये बात तो ठीक ठीक साफ साफ समझ में आ रही है काफ़ी हद तक। बट हाउ अबाउट बीइंग केयरफुल एंड लूजिंग सेल्फ स्टीम, तो कह रहा है कि अच्छा आपने कहा कि बड़े केयरफुल भी रहता है और सेल्फ स्टीम अभी उसकी बाकी है, हालांकि वो लूज कर रहा है। तो शर्लक होम्स हंसे, दिस इज़ वाई ही इज़ केयरफुल, यही वजह है कि वो केयरफुल है, मतलब वो अब भी सतर्क है, थोड़ा सा केयरफुल रहता है। ही सेट पॉइंटिंग टू द लूप, उसने लूप की तरफ इशारा किया। यूज टू फिक्स द हेड टू द हेड, जो हेड से मतलब वो हेड को बांध के रखती है, जो मैंने आपको बताया था लूप नीचे का, है ना। तो जरा लूप की तरफ जरा देखो, लूप लगा हुआ था इस हैट में, जबकि जनरली लोग ऐसे भी हैट पहन सकते हैं। तो
दे नेवर सेल हैट्स विद लूप्स। तो जिस क्वालिटी की जो हैट है वो बिना लूप के उसको बेचते हैं। यू हैव टू ऑर्डर द लूप स्पेशली, आपको लूप अलग से ऑर्डर करना पड़ता है अगर उसमें लगवाना हो तो। यानी कि लूप का पट्टा के लिए आपको ऑर्डर अलग से देना। इफ़ दिस मैन ऑर्डर्ड वन, तो अगर इस व्यक्ति ने लूप के लिए ऑर्डर किया था, इट सोज, तो पता चलता है कि ही हैड थॉट अबाउट द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज हैट, तो उसे इस चीज़ का ख्याल था कि हवा चलते वक्त ये हैट गिर सकती है, तो केयरफुल तो रहा होगा। बट सिंस इट इज़ नाउ ब्रोकन, लेकिन अब तो ये काफ़ी टूट फूट गई है, एंड ही हैज़ नॉट बॉदर्ड, बॉदर होता है चिंता करना या परेशान होना, टू रिप्लेस इट। तो उसका जो लूप है वो ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसने उसको रिप्लेस करने की कोई कोशिश की नहीं। वी कैन गेस ही इज़ नॉट एज केयरफुल नाउ एज ही वॉज बिफोर, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अब उतना केयरफुल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। थोड़ा मनी वाला भी मैटर होगा। तो ऑन द अदर, तभी तो उसका टॉप आपको ध्यान आ रहा है शुरू में कि उसके टॉप उसका जो हेड जो है कितनी आसानी से गिर गई थी नीचे लड़ाई झगड़े में। तो ऑन द अदर हैंड ही हैज़ ट्राइड टू हाइड सम ऑफ दीज स्टेन्स, और इस पे जो धब्बे लगे हुए हैं, जो दाग लगे हुए हैं, है ना, उसको इंक से छुपाने की कोशिश की है। मतलब पुरानी होने की वजह से ब्लैक पे जो वाइट या स्टेन्स आ गए होंगे ग्रे कलर के। सो ही हैज़ नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट हिज सेल्फ स्टीम, यानी कि उस टोपे, उस हैट की क्वालिटी को, उसके रंग को ठीक से बना रहे, अच्छा देखने में लगे, फिर भी इतनी पुरानी होने के बाद भी, तो शायद वो अभी भी अपनी इज्जत बचा के रखना चाहता है। कुछ ना कुछ आत्मसम्मान उसके अंदर बचा है कि वो कम से कम पुराने से ही सही, लेकिन कुछ तो ठीक ठाक लगे। ये चीज़ें उसने अंदाजी लगाई। दैट इज बिलीवेबल, हाँ माना तो जा सकता है भाई। बात तो मानने लायक है। एज फॉर द अदर पॉइंट, अगर और बातों की बात करें, दैट ही इज मिडिल एजेड, दैट इज हेयर इज कर्ली, दैट इट इज रिसेंटली बीन कट, और हाल में बाल कटवाए थे, एंड दैट ही यूजेज इज हेयर क्रीम यूज करता है, वी कैन सी ऑल दिस बाय लुकिंग क्लोजली। तो इन सबको तो अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस लाइनिंग को आप ध्यान से देखो। इफ यू लुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखोगे, विल सी अ लॉट ऑफ स्मॉल हेयर कट्स। तो उसमें कुछ कुछ बाल उसमें चिपके हुए हैं बाय द हेयर ड्रेसर सीजर, जो कैंची चलाने वाला था, जो हेयर ड्रेसर था, जो नाई था जिसने बाल काटे थे, तो कुछ बाल इसमें लगे रह गए। द हेयर्स आर ग्रे हेयर्स हैं, तो दे आर स्टिकिंग टू द हेड, तो हेड में चिपके हुए तो दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर इज ए स्मेल ऑफ हेयर क्रीम, और हेयर क्रीम की स्मेल आ रही है। यू शुड आल्सो लुक केयरफुली एट द डस्ट, धूल वगैरह भी दिखाई दे रही है। दिस इज नॉट द थिक डस्ट, ये वो देखिए धूल का मैटर देखिए, ये वो मोटी धूल नहीं है जो स्ट्रीट में, मतलब स्ट्रीट वगैरह में धूल ज़्यादा उड़ती है तो बड़ी मोटी परत धूल की इस हैट पे लग सकती है। इट इज़ द फाइन डस्ट, ये तो महीन वाली डस्ट है, यू फाइंड इन द हाउस, जो घरों में। सो क्लियरली द हैट हैज़ बीन इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसमें जो धूल है वो फाइन है, पतली परत चढ़ी हुई है, तो निश्चित है कि ये गंदी हुई है, तो ये घर में रखी रहती होगी, इंडोर्स ज़्यादा यूज हुई है ज़्यादा से ज़्यादा समय। इसका मतलब ये है कि वो बाहर कम निकलता था। एंड फाइनली दीज मार्क्स ऑन द इनसाइड सो दैट, और अंदर के जो मार्क्स हैं वो बताते हैं ऑनर स्वेट्स कि पसीना इसको बहुत आता है, सो ही कांट बी वेरी फिट, तो ये ज़्यादा फिट भी नहीं हो। क्या बात है। तो यू हैव एन आंसर टू एवरीथिंग, हर चीज़ का जवाब है माई डियर होम्स आपके पास। बट हाउ ऑन अर्थ, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है, कैन यू टेल दैट, कि ये तुम मुझे बता रहे हो ही डजेंट हैव गैस इन द हाउस, उसके घर में गैस लाइटिंग नहीं है। तो हाउ ऑन अर्थ का मतलब लगा सकते हो कि भला ये कैसे हो सकता है ना। तो देर आर 5 कैंडल स्टैंड्स ऑन द हेड, हेड पर एक नहीं बल्कि कैंडल के जलने से होने वाले जो दाग पड़ सकते हैं, धब्बे पड़ सकते हैं, वो 5 जगहों पे हैं। मतलब उसमें पूरी मेन स्टोरी में लिखा गया है कि 1 2 3 जगह होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 जगहों पे है। तो ये कैंडल यूज़ करता है, रोशनी यूज़ करता है कैंडल की। हु वुड यूज़ अ कैंडल व्हेन दे हैव गैस, अगर किसी के पास गैस है तो कैंडल की लाइट को क्यों यूज़ करेगा। हाँ बिल्कुल, इट इज़ वेरी क्लेवर, ये तो बड़ी होशियारी वाली बात है। ये मतलब वो अब वो उसको होम्स की तारीफ कर रहा हुआ। आई सेड लाफिंग, मैंने हंसते हुए कहा, मतलब वॉटसन ने। बट एज यू सेड देयर हैजन बीन अ क्राइम, लेकिन आप कह रहे हो कि मतलब होम्स को कह रहा है कि कोई क्राइम नहीं हुआ, मतलब अपराध नहीं हुआ, मारपीट या किसी के ऊपर हमला जैसी सी बात नहीं हुई। इट ऑल सीम्स रेदर, तो ऐसा लगता है अ वेस्ट ऑफ एनर्जी डजंट इट, ये सब फिर फिजूल की मेहनत है जो तुम कर रहे हो। डजंट इट जो है ना, ये क्वेश्चन टैग है ना, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। तो लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो ये सब मेहनत जरा फिजूल की नहीं लगती। तो शर्लक होम्स हैड ओपनड हिज माउथ टू रिप्लाई, तो शर्लक होम्स जवाब देने के लिए अपना जवाब देने के लिए मुंह खोलता ही है। व्हेन द डोर सडनली ओपन, अचानक दरवाजा खुलता है। पीटरसन द कंट्री सिक्योरिटी गार्ड था, रश्ड इन, वो दौड़ के अंदर आता है।
अमेजमेंट ऑन हिज फेस, अमेजमेंट वाला होता है सरप्राइज, भौचक्का, हक्का बक्का, है ना, मुंह खुला का खुला जिसे कहते हैं, इस तरह का अमेजमेंट। द गूज मिस्टर होम्स, द गूज सर, तो कहता है अरे वो हंस मिस्टर होम्स, वो जो हंस था सर। वो एक्साइटेड में कह रहा था, पूरी बात नहीं कह पा रहा था। व्हाट अबाउट इट, क्या हुआ उसका? हैज इट टर्न टू लाइफ, क्या उसमें लाइफ आ गई एंड फ्लोन अवे, और भाग खड़ा हुआ दो द किचन विंडो से। दरअसल वो जो गूस था ना, वो उसको मेरे ख्याल से पूरा तैयार करके ला रहे होंगे, जैसे दुकान से आप लोग लाते हो, तो वो वहाँ से उसको मतलब दे किल इट एंड देन जो कुछ भी कहते हैं उसको ड्रेसिंग करके देते हैं। तो वो सड़ने उड़ने वाला था, तभी तो दिया जाता है कि ले जा खा लो। तो वाई डू थिंक शर्लक होम्स सेड दैट, तो शर्लक होम्स ने ऐसा क्यों कहा यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं? तो हमें कह सकते हैं कि वो थोड़ा फन ह्यूमर और जिसे कहते हैं कि जोक मार रहा है, ये मजाकिया लहजा भी है, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है होम्स के पास। तो जिस तरह से हक्का बक्का वो अंदर आया था, तो तुरंत उसका पूरा मूड जो है थोड़ा सा वो मजाकिया लहजे में उन्होंने कह दिया। तो प्लेफुली ही सेड दिस। तो देखिए यहाँ पे कि मतलब होम्स हैज ए सेंस ऑफ ह्यूमर इवन व्हेन डीलिंग विद द सीरियस और मिस्टीरियस सिचुएशन है। तो वो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं इतने सीरियस बातों में भी। तो लुक हेयर सर, तो कहता है कि सर देखिए, बात यह है कि लुक व्हाट माय वाइफ फाउंड इन इट्स स्टमक, अरे इसके पेट में क्या निकला, मेरी वाइफ को जरा देखिए, तो मेरी वाइफ ने क्या मिला। इन हिज हैंड देयर वाज अ ब्रिलियंट ब्लू स्टोन अबाउट द साइज ऑफ ए बीन, जैसे सेम का बीज होता है ना, उस टाइप का। तो एक बेहतरीन चमकता हुआ नीला पत्थर था। जो जो नील जो स्टोन्स जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं ना, उन्हें जेम कहा जाता है, अंगूठी वगैरह में लोग पहनते हैं, है ना। तो वो बीन के समान था, और इतना प्योर, इतना साफ था कि वो जो चमक रहा था। एंड ट्विंकल, जैसे स्टार चमकता है, लाइक इलेक्ट्रिक स्पार्क, जैसे बिजली की स्पार्किंग होती है तो चारों तरफ वो स्टार की चमक की तरह चमकता है, तो उस तरह से, मतलब बिजली की चमक की तरह से वो झिलमिला रहा था। शर्लक होम्स सेटअप स्टेट, पूरा का पूरा वाकया ही बदल गया ना, अब तो तुरंत सीधा बैठ गए। वैसे बच्चों आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे हैड से डिड्यूस की हैं, तो क्या इनका यूज़ मिस्ट्री को सॉल्व करने में होता है कि नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। या पूरी की पूरी स्टोरी इस जेम के आने के बाद बदलती है। माई गॉड पीटरसन, ही सेड, डू यू नो व्हाट इट इज़। तो तो होम्स कहता है कि हे भगवान पीटरसन, जानते हो क्या है ये? आई डायमंड सर, हीरा है सर। इट कट्स ग्लास वेरी इजली, और इससे कांच आसानी से कट जाता है। अब डायमंड तो था नहीं, लेकिन अब पीटरसन ने कहा उसको, तो जैसे लोग कह देते हैं, है ना, जनरल कैजुअली, इट इज़ मोर देन ए डायमंड, अरे डायमंड से भी बढ़कर है, इट इज़ द डायमंड। अब ये आपको बात समझ में तब एक, देखिए यहाँ पे दा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा इन्होंने इटैलिक्स में कर दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये डायमंड से बढ़कर है, बल्कि अब दा लगा देने का मतलब ये वही डायमंड है, मतलब ये वही कीमती जेम है, ये वही पत्थर है, तो इसकी कोई ना कोई स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये वही डायमंड है, नॉट द काउंटेस ऑफ मोरकास ब्लू कार्बंकल। अब यहाँ पे कार्बंकल आया। अवेलेबल स्टोन यूजुअली रेड इन कलर, यहाँ पे ब्लू दिखाया गया, जनरली ये रेड इन कलर में होता है। तो मैंने कहा कि जो काउंटेस है मोरकार की, यहाँ पे थोड़ा आप देखिएगा जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है ना, तो एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्वेश्चन भरी नज़रों से कह रहे हैं कि ये वही डायमंड है, नॉट द काउंटेस ऑफ मोरकास ब्लू कार्बंकल। मतलब जो काउंटेस, काउंटेस एक नॉबल वुमन हो गई, नॉबल रैंक है, और मतलब पहले के ज़माने में नाइट्स, काउंट, अर्ल, है ना, काउंट की बीबी या अर्ल की बीबी या वीडो, जैसे किंग की क्वीन, एम्प्रर की इम्प्रेस। तो उसी प्रकार से कि वो मोरकार, मोरकार कोई प्लेस होगी, तो मोरकार की काउंटेस थी वो, और उसका ये सी वॉज द ओनर ऑफ दिस कार्बंकल। तो वो पूछते हैं, तो ये चीज़ वॉटसन कहता है कि जब वो जो कहते हैं वो कि इट इज़ मोर देन ए डायमंड, इट इज़ द डायमंड, तो नॉट द काउंटेस ऑफ मोरकार ब्लू कार्बंकल, अरे ये काउंटेस ऑफ मोरकार का ब्लू कार्बंकल तो नहीं है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, द डायमंड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, अरे जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है पिछले कुछ दिनों से। आई हैव रेड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर्स एवरी डे, पिछले एक हफ्ते से बराबर न्यूज़पेपर में खबरें छप रही हैं इसकी चोरी होने की। देयर इज़ नो अदर स्टोन लाइक इट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी इस तरह का स्टोन नहीं है, रेयर जेम है, तो इसलिए इसको कहा गया मोर देन डायमंड। तो बहुत मिल जाएंगे, बट ये रेयर है। सी इज़ ऑफरिंग रिवॉर्ड ऑफ 1000 पाउंड, हालांकि वो 1000 पाउंड का रिवॉर्ड भी उन्होंने रखा हुआ है कि जो इसे ढूंढ निकालेगा उसे मिलेगा। तो पाउंड जो है वो ब्रिटेन की ना इंग्लैंड की मुद्रा है, बट इट इज़ प्रोबेबली वर्थ 20 टाइम दैट। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो रिवॉर्ड है ना, इससे कहीं 20 गुना ज़्यादा इसकी कीमत है इस जेम की। 1000 पाउंड्स, माई गॉड, पीटरसन का था 1000 पाउंड्स। सैट डाउन हैवली इन चेयर, धड़ाम से चेयर में बैठ जाता है, मतलब इस इनाम को सुन के कि जिसको मिलेगा
एंड लुक्ड फ्रॉम वन ऑफ अस टू द अदर, और दोनों को टुकुर टुकुर कभी इसको देखना शुरू कर देता है। तो देखिए कि क्या होता है, ये है इट वॉज लॉस्ट एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन। तो लंदन में था ये, हमें इसे अंडरलाइन हाईलाइट करना चाहिए। होम्स रिकॉर्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट, तो होम्स को याद आया कि इस चोरी के बारे में उसने पढ़ा था। इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मोरकार, मोरकार की जो काउंटेस थी तो उनसे चोरी हो गया था वाइल सी वॉज स्टेइंग होटल कॉस्मोपॉलिटन, जब रुकी हुई थी। अ प्लम्बर हु हैड कम इन इट टू सेट समथिंग राइट इन द रूम हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। तो एक प्लम्बर है जो पाइप वगैरह फिटिंग वगैरह करते हैं, तो वो किसी काम से उस होटल में आया था कुछ सही करने के लिए, तो उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा था और उसे गिरफ्तार किया गया था। राइडर, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, राइडर एन अटेंडेंट एट द होटल, मतलब वो होटल के अपर पार्ट्स में अटेंडेंट था, ये मैं आपको बता दूं, और इसका पूरा नाम था जेम्स राइडर। ठीक है ये, और उसमें जो इसकी मेड होती है इस नॉवल वुमन की, उसका नाम कुसेक होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने स्टोरी पढ़ी थी। तो वो बताती है कि एक इस तरह का कुछ, मतलब वो कुछ हेल्प करती है कि नहीं करती मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे इंडिकेशन मिलता है कि इसमें कोई ना कोई इस तरह का रूबी या इस तरह का रेड जेम रखा गया है। इसको राइडर को पता चलता है, सॉरी वो जो जिसने भी चोरी की थी उसे पता चलता है। तो देखते हैं कौन होता है, मैं तो जानता हूँ लेकिन नहीं बता सकते, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। तो राइडर जो अटेंडेंट था होटल में हैड गिवन एविडेंस, तो उसने सबूत के तौर पे गवाही दी थी कि भाई मैंने देखा था दैट ही हैड सोन द प्लम्बर, कि वो प्लम्बर को अंदर लेके गया था और कुछ देर पहले ही शॉर्टली बिफोर द स्टोन वाज वेंट मिसिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में वो रुकी हुई थी, और जहाँ पे जिस जगह ये जो स्टोन जो रखा गया था उसके सूट में, जहाँ भी उसने मतलब जिस केस में भी छुपाया हुआ था, तो उस होटल में राइडर जो अटेंडेंट था तो उसने कहा कि भाई ये जो प्लम्बर है जेम्स राइडर है, ये इसे कोई फिटिंग करनी थी तो मैं इसे अंदर लेके गया था, और फिर वे बाहर चला गया, और उसी के कुछ देर बाद जो है ये पता चला कि जो है वो जेम चोरी हो गया है, कार्बंकल चोरी हो गया है। तो मैंने इसे भेजा था अंदर, मैं ही ले गया था और मैंने इसे जाते देखा। तो अच्छा, थोड़ा सा जेम्स राइडर का इतिहास भी पुराना थोड़ा बहुत था, प्रिजन वगैरह से रिलेटेड उसे कोई हिस्ट्री थी, तो पहले भी आरोप इस पर लग चुके थे, तो पूरा शक इस एविडेंस के बाद पक्का हो गया कि राइडर ने चोरी की होगी। द क्वेश्चन फॉर अस नाउ टू सॉल्व इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो देखिए अब हैट वेट से तो दिमाग हट गया भाई इन लोगों का ना, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे ध्यान चला गया। तो वो होम्स कहता है वॉटसन से कि अब हमें जो बात सुलझानी है वाटसन, कि हमें घटनाओं को कड़ी दर कड़ी जोड़ना, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, थोड़ा सा हमको इसको मतलब सीक्वेंस में बिठाना है। यू सी, मतलब तुम देख रहे हो ना, आवर लिटिल डिडक्शन, जो हमने छोटी छोटी चीज़ें अभी हमने पता लगाई थी यहाँ पे हैड को देख के, हैव सडनली एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मतलब होता है कि हो गई हैं वो मच मोर इंपॉर्टेंट, अब वो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है रूप और नज़रिया और कोई कोई पहलू जिसे हम कह सकते हैं। तो इसको आप समझे कि नहीं समझे, एज्यूम्ड मच मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट। अब पूछा भी गया है कि वाई वर द डिडक्शंस लिटिल, मतलब वो पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। दरअसल वो कहते हैं कि जो जो चीज़ें हमने अभी अभी डिड्यूस की थी हेड पे जो दिमाग लगाया था, तो अब वो छोटे छोटे डिडक्शन जिन्हें हम फन मिस्ट्री समझ रहे थे, छोटी मोटी बात समझ रहे थे, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गई हैं, क्योंकि अब ये जो मिस्ट्री है ये उतनी इनोसेंट नहीं रहेगी, मतलब छोटी बात नहीं रह गई, किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा करता है। दरअसल मेन स्टोरी में भी लिखा गया है कि जो डायमंड्स हैं, इस तरह के जेम्स हैं, इससे न जाने कितने समय में कितनी कितनी खूनी खूनी वारदातें हुई इनको चोरी करने के चक्कर में। तो निश्चित है कि कोई बड़ी वारदात का हिस्सा है ये, है ना, छोटी मोटी मिस्ट्री नहीं है। तो इसका इनोसेंट और कि कोई क्राइम नहीं, मतलब कोई क्राइम नहीं हुआ है वो वाली बात अब नहीं रह गई। दैट इज़ वाई लेस इनोसेंट, मतलब नाउ इट हैज़ इट इंक्लूड्स, इट इंडिकेट्स सम क्राइम, कोई अपराध हुआ है। नाउ अब ये कुछ गंभीर मामला बन गया है, ये सिर्फ टोपी और हंस का मामला नहीं है। द केस इन्वॉल्व्स रियल क्राइम, सो दे मस्ट केयरफुली फाइंड आउट व्हाट हैपेंड स्टेप बाय स्टेप, दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ये चीज़ है, शायद इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा कि पहले जो डिडक्शंस थे वो खोई हुई टोपी और हंस से जुड़े थे, जो एक साधारण और बिना नुकसान वाली बात लग रही थी, मतलब इसमें क्या किसी का नुकसान हुआ, क्या क्राइम हुआ, लेकिन अब उसी हंस के पेट से एक मशहूर और कीमती चोरी हुआ हीरा मिल गया, इसलिए मामला अब गंभीर महत्वपूर्ण हो गया और ये निष्कर्ष अब छोटे नहीं रह गए हैं बल्कि हमें क्राइम सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हेयर इज़ द स्टोन केम फ्रॉम द गूज। तो वो अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बिठा रहे हैं कि देखो ये स्टोन है, ये गूज के पेट से निकला, एंड द गूज केम फ्रॉम मिस्टर पीटर्स, हेनरी बेकर, और गूज जो है हेनरी बेकर के यहाँ से आया।
क्यों? क्योंकि उसमें हेनरी बेकर का नेम लिखा हुआ था, जेंटलमैन विद द बैड हैट, और वो जो जेंटलमैन है जिसकी टोपी गंदी सी एंड ऑल अदर करेक्टरिस्टिक्स, और भी जो भी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो रही हैं, या मतलब जो चीज़ें मैंने तुमको बताई थी, जो पॉइंट्स, जो बातें, वो करेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी खास बातें जो मैंने बताई, डिडक्ट की, विद विच आई हैव बोर्ड यू, जिसको बताकर शायद मैंने तुम्हें काफ़ी बोर किया होगा। कहने का मतलब अब ये भी थोड़ा सा मतलब ह्यूमर है उनका, सेंस ऑफ ह्यूमर। सो नाउ वी मस्ट सेट आवर सेल्स, तो अब हमें रवाना होना पड़ेगा वेरी सीरियसली टू फाइंडिंग, मतलब अब हमें तैयार होना पड़ेगा कि बहुत सीरियसली टू फाइंडिंग दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को हमें पहले ढूंढना पड़ेगा जिसका ये हैट है। एंड असर्टेनिंग, असर्टेनिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ तय करना, पक्का करना, है ना, फाइंडिंग आउट द ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में पक्की जानकारी करना। तो कहता है कि अब हमें ये पक्की जानकारी करनी पड़ेगी कि व्हाट पार्ट ही हैज़ प्लेड, कि इस जेंटलमैन का इसमें क्या रोल है इन दिस लिटिल मिस्ट्री। टू डू दिस वी मस्ट ट्राई द सिंपलेस्ट मीन्स, तो हमें सबसे पहले साधारण तरीकों को अपनाना होगा, मतलब सिंपल तरीके। एंड दीज लाई अनडाउटेडली इन एडवर्टीजमेंट, और ये तरीका, दीज लाइक मतलब होता है कि ये जो सिंपलेस्ट तरीकों में जो तरीका शामिल है, बेशक अनडाउटेडली वो है एडवर्टीजमेंट का। सबसे पहले हमें एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा इन ऑल द इवनिंग पेपर्स, सारे इवनिंग पेपर्स में, क्योंकि अभी ये दिन में, क्योंकि मुलाकात दिन में हुई थी इन लोगों की, तो इवनिंग पेपर्स में छपेगा तो जल्दी जानकारी मिल जाएगी, दूसरे दिन पेपर में छपवाने से तो लेट हो सकता है। अब वैसे भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वाटसन जो है ना, वो ये होता है कि इवनिंग पेपर में छपेगा तो जो कुछ होगा हमें शाम को ही पता चलेगा, तो वाटसन चला जाता है, बाद में शाम को आता है। इफ़ दिस फेल्स, अगर ये काम नहीं करता, मतलब इससे हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती, इससे हमारा मामला सुलझता नहीं है, आई शैल हैव रिकोर्स टू अदर मेथड्स। रिकोर्स का मतलब ये है टू टेक हेल्प, मतलब जब और चीज़ें काम नहीं आती तब आप जिसका सहारा लेते हो, तो देन रिकोर्स टू, इसके बाद टू प्रीपोजिशन का अक्सर यूज हो जाता है, टेक रिकोर्स टू, जनरली इसके साथ टेक भी लगता है। तो मेरे पास दूसरा मेथड मैं अपनाऊंगा। व्हाट विल यू से, क्या लिखोगे उसमें, मतलब क्या उसमें लिखना है कि मैं पेंसिल एंड द स्लिप ऑफ पेपर नाउ देन, तो लिखता है कि फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गूज स्ट्रीट, तो ये पता है गूज स्ट्रीट, अ गूज एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट, एक गूज मिला है और एक काले रंग की फेल्ट हैट मिली है। फेल्ट मतलब जिससे वो हैट बना है, ये फेल्ट एक मुलायम ऊनी जैसा कपड़ा होता है, और मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम, और मिस्टर हेनरी बेकर आकर इसे ले सकते हैं बाय अप्लाइंग एट 6:30। तो ये टाइम दिया गया दिस इवनिंग, इसी शाम को, और ये 221B बेकर स्ट्रीट। और मैं आपको बता दूं कि ये शर्लॉक होम्स का नॉवल चाहे जो हो, उनका ये पता है, शर्लॉक होम्स यहाँ रहते थे, और इस पते को यूनिक बनाया गया है, आइकॉनिक एड्रेस है डिटेक्टिव का, और वो एक म्यूजियम बना दिया गया है जैसा कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। दिस इज़ क्लियर एंड कॉन्साइज, और एकदम स्पष्ट है, और कॉन्साइज मतलब होता है जो बहुत छोटे में हो, ब्रीफ। तो कहते हैं कि ये इतना ठीक रहेगा, मतलब छोटा भी है, ब्रीफ भी है, और सारी जानकारी इसके अंदर है, पता है कहाँ आना है, किसको आना है, मिस्टर हेनरी बेकर, क्योंकि उसमें लिखा होता है मिसिज हेनरी बेकर, मतलब जो जो गूज होता है उसमें जो टैग था उसमें लिखा था फॉर मिसिज हेनरी बेकर, तो उनके पति होंगे मिस्टर हेनरी बेकर। थोड़ा देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा फॉर मिसिज हेनरी बेकर, और वहाँ उन्होंने मिस्टर हेनरी बेकर लिख दिया, यानी एच से हेनरी, बी से बेकर है, और वो अपनी पत्नी के लिए ले जा रहे थे, ये माना गया यहाँ पे। चलिए, पीटरसन, वास्तव में ये जो ऐड था ना वो पीटरसन को देता है कि जाके छपवा दो, और ये भी बताता है कहाँ छपवाना है, जो यहाँ नहीं लिखा गया। पीटरसन जस्ट बाय गूज ऑन योर वे, और जब तुम वापस लौटना ऐड छपवा के, जैसे ये लॉस्ट एंड फाउंड वाले में ये है, तो वापस लौटना तो एक गूज लेते आना, एंड लीव इट हेयर विद मी, और यहाँ मेरे पास छोड़ देना। फॉर वी मस्ट, फॉर मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज वी मस्ट हैव वन टू गिव इट टू दिस इस जेंटलमैन को हमें देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि अपना गूज ले जाओ, इन प्लेस ऑफ वन विच योर फैमिली इज नॉट डिबोरिंग। तो डिबोरिंग मतलब होता है कि ठूस ठूस के खूब जल्दी जल्दी खाना, जैसे मान लीजिए कई दिन का भूखा हो, अब भोजन दे दो उसे तो जैसे टूट के पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिबोर करना। तो तुम्हारी फैमिली जो खा पी गई है तो उसकी जगह हमें देना तो पड़ेगा ना इसको। इट वॉज लिटिल आफ्टर 6:30 वैन अ लार्ज मैन विद राउंडेड शोल्डर्स अ मैसिव हेड। वैसे मैं आपको बता दूं, रियल स्टोरी में वाटसन चला जाता है, शाम को जब वो लौटता है तो बाहर जब वो पहुंचता है तभी ये आदमी भी पहुंच जाता है, दोनों साथ होम्स के कमरे में घुसते हैं। इट वाज लिटिल आफ्टर, मतलब 6:30 बजे कुछ ही समय बाद, मैंने एक बड़ा सा आदमी आता है विद राउंडेड शोल्डर्स अ मैसिव हेड, बड़ी खोपड़ी है, घुमावदार उसके कंधे हैं, एंड अ ब्रॉड इंटेलिजेंट फेस,
चौड़ा और दिखने में इंटेलिजेंट वो सारी चीज़ें निकल रही हैं जो हैट को देखकर लगाई गई थी। वो पहुंचता है होम्स हाउस इन द बेकर स्ट्रीट, ठीक है। तो हाँ, मिस्टर हेनरी बेकर आई बिलीव, होम्स कहते हैं "हाँ, लगता है मिस्टर हेनरी बेकर हैं आप"। राइजिंग फ्रॉम हिज आर्म चेयर एंड ग्रीटिंग हिज विजिटर, तो अपने विजिटर को वो वेलकम करते हैं। प्रे टेक दिस चेयर बाय द फायर, कृपया करके, प्रे का मतलब यहाँ पे प्लीज़ के लिए यूज हुआ है, ज़्यादा आदरपूर्वक, प्लीज़ से भी ज़्यादा आप कह सकते हो, पोलाइट हो जाता है। इस चेयर को थोड़ा फायर के पास ले लीजिए क्योंकि ठंडी है ना बाहर। आई एम मिस्टर बेकर, इज़ दैट योर हैट, और शायद ये हैट आपकी है मिस्टर बेकर। यस दैट इज़ अनडाउटेडली माई हैट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी हैट है। तो वी हैव रिटेन दीज थिंग्स फॉर सम डेज, हम कुछ दिन से इन चीज़ों को अपने पास रखी हैं। रिटेन का मतलब होता है कि आप अपने पास उसको रखे रहते हैं, बचाए रखते हैं कुछ दिनों से। सेड हॉन बिकॉज वी एक्सपेक्टेड टू सी एन एडवर्टीजमेंट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने देखिए अंधेरे में तीर चलाया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ दिन से अपने पास रखी हुई है क्योंकि मामला तो शायद 25 तारीख का है। तो बिकॉज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें ये आशा थी कि हम कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा देखेंगे आपकी तरफ से जिसमें कोई एड्रेस दिया गया होगा कि भाई मेरा गूज खो गया है, मेरी हैट खो गई है, जिसको मिले तो इस एड्रेस पे पहुंचा दो। तो हम सोच रहे थे कुछ ऐसा निकलेगा, तब लोग इस तरह के ऐड निकलवाया करते होंगे, मुझे लगता है नॉर्मल सी बात होगी शायद इसलिए। आई एम एट अ लॉस मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, उलझन में। तो कहते हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लॉस टू नो नाउ वाई यू डिड नॉट एडवर्टाइज, कि आपने एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं दिया। हेनरी गेव अ रेदर सेम फेस, रेदर मतलब होता है बल्कि, सेम फेस मतलब होता है कि चेहरे पे थोड़ी सी झिझक, मतलब हंसा तो वो, लेकिन हंसी पूरी तरह से प्योर नहीं थी, थोड़ा सा झिझक, थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट की मैंने ऐड क्यों नहीं दिया, वो वाली। सीलिंग्स हैव नॉट बीन एज प्लेंटीफुल विद मी, आजकल मेरे पास सीलिंग्स मतलब वही हो गया जो ब्रिटेन की मुद्रा है, पाउंड है ना, जैसे 100 पैसे से आपका एक पाउंड बनता है, तो वैसे सीलिंग्स 100 सीलिंग्स से एक पाउंड बन जाता है। तो मेरे पास प्लेंटीफुल मतलब बहुतायत में, ज़्यादा, मच, मैनी। तो मेरे पास आजकल इतना पैसा नहीं है जैसे कभी हुआ करता था। ही रिमार्क्ड, उन्होंने एक खास तौर पे बात कही। आई हैड नो डाउट दैट द गैंग ऑफ रफ्स, मुझे बिल्कुल मतलब इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो गैंग ऑफ रफ्स, वो जो मुझे मिल गए थे वहाँ पे, बदमाशों की गैंग टोली, असॉल्टेड मी मतलब मुझ पे अटैक कर दिया था। एंड हैड कैरीड ऑफ बोथ माई हैट एंड द बर्ड, वो मेरी हैट भी ले गए, मेरी बर्ड भी ले गए। आई डिड नॉट केयर टू स्पेंड मोर मनी, तो मैं ज़्यादा और पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। इन अ होपलेस अटेम्प्ट एट रिकवरिंग देम, तो कहते हैं कि जब मैं छोड़ के भागा था तो बदमाश उसे लेके चले गए होंगे, और मैं पैसा खर्च करके एडवर्टीजमेंट दूंगा भी तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो चीज़ें दोबारा मिलेंगी। रिकवर मतलब होता है आई वुड बी एबल टू गेट देम अगेन, तो वो चीज़ उसने बताया, इसलिए मैंने ऐड नहीं दिया। अब ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है भाई, ये तो जासूस लोग समझे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। देयर इज योर हैड देन एंड देयर योर बर्ड, ये रहा आपका पक्षी। एंड बाय द वे मतलब वैसे, वुड इट बोर यू टू टेल मी वेयर यू गॉट द गूज फ्रॉम, तो कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप ये बता सकें कि गूज आपको मिला कहाँ से। आई एम सम वॉट ऑफ अ फाउल फैंसियर, उसके बाद थोड़ा सा होम देखिए यहाँ पे चालाकी चल रहे हैं कि मैं कुछ कुछ फाउल फैंसियर भी हूँ। फाउल मतलब जो बर्ड्स जो मीट और एग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और फैंसियर का मतलब होता है कि मैं थोड़ा इन सी चीज़ों को शौकीन हूँ, इनके बारे में जानकारी रखना या खाना पीना, इनको कुछ भी यहाँ पे मीनिंग दिया भी गया है कि अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल इंटरेस्ट इन समथिंग, तो मुझे इसमें रुचि भी है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड आई हैव सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, सीन अ बेटर ग्रोन गूज, इस तरह का इतना बेटर तरीके से मोटा ग्रो किया हुआ गूज मैंने कभी कभी ही देखा है। तो डू यू थिंक शर्लॉक वॉज एक्चुअली प्रेजिंग द गूज और ही वॉन्टेड टू नो समथिंग, तो वो गूज की जो तारीफ़ कर रहा था और कहाँ मिला जानकारी हासिल कर रहा था, तो क्या वो वास्तव में उसमें उसकी रुचि थी या कुछ इस तरह से बात निकलवाना चाहता था। तो इसका तो बहुत सीधा सीधा आंसर है कि हाँ भाई, वो सिर्फ उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा था, है ना, बल्कि चालाकी से पता लगाना चाहता था कि मिस्टर हेनरी बेकर ने वो हंस कहाँ से खरीदा था, क्योंकि उस हंस के अंदर वो कीमती पत्थर निकला, वो उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा, इसलिए वो जानना चाहता था कि ये हंस बेकर के पास कैसे पहुंचा ताकि वो असली चोर तक पहुंच सके। तो हो सकता है किसी और ने उसके पेट में डाल दिया हो। मिस्टर बेकर लेड होम्स टू द सेलर ऑफ द गूज मिस्टर ब्रेकिनरिज, तो मिस्टर बेकर जो है वो होम्स को लेकर उस गूज जो जिसने उसको गूज बेचा था उसका नाम था मिस्टर ब्रेकिनरिज। अब एक करेक्टर यहाँ पे ये भी आ गया, ब्रेकिनरिज। अपॉन फर्दर, फर्दर मतलब और आगे, प्रोडिंग, प्रोडिंग मतलब होता है कि किसी को आप इस तरह की बातें करें, थोड़ा उकसाएं या टोकें, कुछ करें जिससे कि और बक दे और जानकारी दे दे। तो थोड़ी और जांच पड़ताल करने पे इट वाज फाउंड दैट ही हैड बॉट इट फ्रॉम मिसिस ऑक्शॉट,
तो एक यहाँ पे और निकला। वेल, तो या खैर, वॉटसन, वी आर, मतलब हमें लगता है कि आई फैंसी नियरिंग द एंड ऑफ आवर क्वेस्ट। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी क्वेस्ट खोजबीन के एकदम अंत में पहुंच गए हैं, यानी हमारी क्वेस्ट, हमारी मिस्ट्री सॉल्व होने के नज़दीक है। एंड द ओनली पॉइंट विच रिमेन्स टू बी डिटर्मिन इज वेदर वी शुड गो ऑन टू दिस मिसिस ऑक्सफोर्ड। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये तो पता चल गया कि कहाँ से ख़रीदा गया था। अब ब्रेकनरिज ने मिसिस ऑक्सफोर्ड से ख़रीदा था, तो क्या हमें मिसिस ऑक्सफोर्ड से जाकर मिलना चाहिए? आज ही जाके मिलना चाहिए, मतलब यही चीज़ तय करना है, मतलब यही बात, पॉइंट विच रिमेन्स टू बी डिटरमिन्ड, तय करना है कि आज ही जाएं टुनाइट, और वेदर, या वी शुड रिजर्व इट फॉर टुमारो, या हम कल के लिए रखें इस काम को, है ना, यहाँ पे रखें, मतलब होम्स ने कहा। तो ये कहने के तरीके हैं। अगर डायलॉग रे डिलीवरी करनी हो तो इन सब चीज़ों का मैटर होता है, जहाँ पे डैश लगा है ना, ये सारी चीज़ें। हिज रिमार्क्स और सडनली कट शॉर्ट, लेकिन वो इस बात को कह ही रहा था, अपनी बातें रख ही रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करें कि कट शॉर्ट मतलब होता है कि बीच में जैसे कोई चीज़ काट दी जाए, तो वो रुक गया, और शायद 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 उसकी वजह थी अ लाउड हबब, हल्ला गुल्ला, थोड़ा शोरगुल, हलचल। तो मतलब कुछ एक्टिविटी भी, या कुछ आवाज़ें भी तेज तेज। तो उसकी बात अचानक टूट गई, मतलब रह गई इस शोरगुल की वजह से, वहाँ ध्यान चला गया। विच ब्रोक आउट नियर द स्टॉल ऑफ मिस्टर ब्रेकन, और ये मिस्टर ब्रेकन रिच के स्टॉल के आसपास हुआ था। तो अब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वास्तव में जो हेनरी बेकर होते हैं, ये जो है एक गूज क्लब को ज्वाइन करते हैं, जिसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहते थे धीरे धीरे करके, और फिर ये होता है क्रिसमस पे सबको एक गूज भेंट किया जाएगा। तो वहाँ से उन्हें गूज मिलता है, उस गूज की सप्लाई मिस्टर ब्रेकनरिज ने की थी, और मिस्टर ब्रेकनरिज को सप्लाई मिस्टर ऑक्सफोर्ड से मिली थी। तो अब ये हल्ला गुल्ला हुआ, और देखो क्या होता है कि ही वॉज शेकिंग हिज फिस्ट फियर्सली। तो उन्होंने देखा कि मतलब मिस्टर ब्रेकनरिज के वहाँ पे, कि मिस्टर ब्रेकनरिज थोड़ा सा गुस्सा है, और अपनी मुट्ठी गुस्से में बुरी तरह से अपनी मुट्ठी ताने हुए थे, हाथ उठा रहे थे एट अ लिटिल रैट फेस्ड फेलो। और जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो रैट फेस्ड फेलो था, चूहे चूहे जैसा दिखने, मुंह वाला, चेहरे वाला। हु वाज विंजिंग, यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं, आएगा। विंजिंग मतलब होता है कि कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला व्यक्ति, इन एन एनोइंग वे, मतलब रो धोकर या किसी तरह से शिकायत ही शिकायत लगा रखी है। दैट द गूज वाज हिज, कि हंस उसका था, वो इस चीज़ को कह रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति वास्तव में कई जगह जाता है, पता लगाता है गूज का। एज ब्रेकनरिज रस्ट फियर्सली फॉरवर्ड, अच्छा, ये कई ब्रेकनरिज के पास पहले भी, आज देखिए, ये अब आगे चल के हम देखेंगे कि मिसिज ऑक्सफोर्ड के पास भी जाता है, पहले इसके पास आता है, फिर मिसिज ऑक्सफोर्ड के पास जाता है, फिर इसके पास आता है। तो पहले भी आके ये कई बार उस गूज के बारे में पूछ चुका होता है, तो दोबारा आता है तो बहुत गुस्सा होता है। और जब ये लोग होम्स वगैरह भी पहुंचते हैं उसे पूछताछ करने के लिए, है ना, तो भी बहुत गुस्सा होता है कि जब देखो, जब कोई ना कोई पूछने चला आता है। बट बहुत वो पोर्शन यहाँ दिया नहीं गया, बहुत तरीके से होम्स जो है वो जानकारी निकलवाता है अब ब्रेकनरिज से। वो पढ़ने लायक है स्टोरी में। तो वही है, मतलब रोने धोने जैसी आवाज़ में, मेरा हंस था, मेरा हंस था। एज ब्रेकर रस्ट फियर्सली, तो गुस्से में, मतलब बहुत एंग्रीली उसकी तरफ झपटा, दौड़ा फॉरवर्ड। तो वो लिटिल फेलो फ्लिटेड अवे इन द डार्कनेस, तो डार्कनेस में भाग गया। फ्लिट का मतलब होता है कि मूव क्विकली एंड लाइटली, फुर्ती से भाग जाना ना। तो अंधेरा था ही, रात का समय हो चुका था, इवनिंग में ही तो आया था हेनरी बेकर ना, वही लेके गया था उनको। यहाँ मीनिंग वगैरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कंप्लेनिंग इन एन अनोइंग वे सब दिखा है, फ्लिट मूव्ड क्विकली। तो हाँ, दिस में सेव अस अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड। तो ये सब कुछ देखने के बाद होम्स किसी न किसी डिडक्शन पे पहुंचते हैं, डिड्यूस करते हैं कि अब हमें ब्रिक्सटन रोड नहीं जाना पड़ेगा, ये वही रोड है जहाँ पे मिसिज ऑक्सफोर्ड रहा करती थी। होम्स अपने मन मन में बुदबुदाता है कि अब वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जो कह रहा था ना कि अब ऐसी चलें, आज चलें कि कल चलें मिस ऑक्सफोर्ड से मिलने के लिए। तो वाई डू थिंक शर्लॉक सेड दैट, शर्लॉक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर तो बहुत सीधा सा है कि वो आदमी यहाँ खुद ही आ गया था, जो कह रहा था कि हंस उसका, यानी जो हंस खोया था जिसका, वो आदमी आ गया था। तो शर्लॉक और वाटसन असली सुराग पाने के लिए मिसिज ऑक्सफोर्ड के पास जाने वाले थे कि मिसिज ऑक्सफोर्ड ने ब्रेकनरिज को जो हंस सप्लाई किया था, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी। लेकिन अब वह छोटा आदमी शायद उस चोरी से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि वह खुद सामने आ गया, और शायद बिना ब्रिक्सटन रोड जाए सारा सच पता लगाया जा सकता था, है ना, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। कम विद मी,
तो ये डिडक्शन उन्होंने निकाला, कम विद मी एंड वी विल सी व्हाट इज टू बी मेड ऑफ दिस फेलो। तो कहते हैं कि चलो आओ देखते हैं व्हाट इज टू बी मेड ऑफ दिस फेलो, कि इस आदमी का क्या किया जा सकता है, कैसे किस काम आ सकता है। तो स्ट्राइडिंग थ्रू द, स्ट्राइडिंग मतलब होता है कि अपने कदम लंबे लंबे रखते हुए, स्कैटर्ड नोट्स मतलब यहाँ वहाँ बिखरे हुए, नोट्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु लाउंज्ड अराउंड। लाउंज मतलब होता है कि आराम से खड़े हुए घूम रहे, है ना, आसपास भाई थोड़ा सा स्ट्रीट तो थी ही, बाजार भी रही होगी, तो रिलैक्स्ड और स्टूड लेजली, है ना, आराम से खड़े घूम रहे, कुछ यहाँ ग्रुप छोटा ग्रुप, तो उनके बीच से वो अपने चीरते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। अराउंड द फ्लेयरिंग स्टॉल्स मतलब जो लाइट में चमक रही थी स्टॉल्स वगैरह। तो वाटसन कहता है कि बड़े बड़े लंबे कद बढ़ाते हुए, जो मेरा मेरा का मतलब सीधी सी बात है कि वाटसन कह रहे हैं, तो मेरा जो साथी था यानी कि होम्स, वो जल्दी से तेजी से जाके उस लिटिल मैन को पकड़ लेते हैं, टच्ड हिम अपॉन, उसके कंधे से पकड़ते हैं, पकड़ा नहीं मतलब उसके कंधे पे हाथ रखा। द लिटिल फेलो क्विकली स्प्रैंग अराउंड, तुरंत पलट के वो देखा उसने पीछे। ही लुक्ड पेल एंड रेदर स्केर्ड, चेहरे पे पील मतलब चेहरा पीला पीला लग रहा था, डरा डरा सा लग रहा था, घबराया हुआ सा, है ना। तो चेहरा पीला, हो भाई आप कौन हो, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो, ही आस्क्ड इन अ क्वेवरिंग, क्वेवरिंग मतलब होता है कांपती हुई आवाज में, क्योंकि कोई बात तो थी। ये विल एक्सक्यूज मी सेड होम्स ब्लैंडली, ब्लैंडली मतलब यहाँ ये हो गया, मतलब बहुत कामली उसने कहा, बड़ी शांति से, बिना उग्रता के, बिना गुस्सा के, बड़े शांत भाव से और बड़ी पोलाइटली। आई थिंक दैट आई कुड बी ऑफ असिस्टेंस, मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, यानी सीधी सी बात है कि जो तुम हंस वगैरह ढूंढ रहे हो उसमें मदद कर सकते हैं। यू, हु आर यू, कौन है आप, यू हाउ कुड यू नो एनीथिंग ऑफ द मैटर, तो तुम इस मामले में मतलब इसके बारे में तुम्हें क्या जानकारी है। एक्सक्यूज मी, माफ करना, आई नो एवरीथिंग ऑफ इट, मुझे सब कुछ जानकारी इसके बारे में, सेड होम्स एंड देन आज द लिटिल फेलो, फिर उस व्यक्ति से कहता है कि टू अकम्पनी देम, कि वो उनके साथ चले उसके चैम्बर में, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो वो लोग उसको भी टैक्सी में बैठा के मतलब गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। वंस इनसाइड, चैम्बर में पहुंचने के बाद ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन एट होम्स फीट एंड क्लच्ड हिज एट हिज नीज, तो वो उसके पैरों पे गिर पड़ता है और घुटने पकड़ लेता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे बहुत छोटा कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि एक्सक्यूज मी आई नो एवरीथिंग ऑफ इट, तो यू आर एंडेवरिंग टू ट्रेस सम गीज विच वर सोल्ड बाय मिसिस ऑक्सफोर्ड और ब्रिक्सटन रोड टू ए सेल्समैन नेन ब्रिकन रिज एटसेट्रा वगैरह, तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो कहता है कि यू आर द वेरी मैन whom आई हैव लॉन्ग टू मीट, अरे आप तो वही लोग हैं जिनके, आप तो वही लोग हैं जिनसे मेरी मिलने की बड़ी इच्छा थी, मतलब यानी आप मेरी मदद कर रहे हैं, ऐसी लोगों को ढूंढ रहा था जो बता सके कि गूस कहाँ है। तो इस तरह से बात करते हैं और आगे चल के फिर वो फोर व्हीलर लेते हैं, उसे लेके जाते हैं अपने चैम्बर में। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम जो है बताता है, जॉन रॉबिन्सन। देखिए यहाँ लिखा गया है जॉन रॉबिन्सन। तो थोड़ा दबाव बनाते हैं कि मुझे रियल नेम चाहिए, है ना, हालांकि प्रेम से ही वो बोलते हैं, तब वो बताता है कि मेरा नाम है जेम्स राइडर। अब देखिए ये वही जेम्स राइडर है जो मैंने आपको बताया था, जो गवाही देता है कि वो जो वो प्लम्बर था जिसका नाम था जॉन ऑर्नर, है ना, तो उसने चुराया है। और देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी गई हैं, आप पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि द लिटिल मैन स्टूड ग्लैंसिंग फ्रॉम वन टू द, वो इधर कभी उनको देखता था कभी उनको देखता था, हाफ फ्राइटेंड हाफ होपफुल, यानी आधा डरा हुआ और आधा उम्मीद लिए हुए। और यहाँ लिखा गया है कि हु इज़ नॉट श्योर वेदर ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ विंडफॉल और ऑफ अ कैटेस्ट्रॉफी। विंडफॉल का मतलब होता है कि अचानक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा हो जाना या बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाना एट्सेट्रा, और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, बहुत बड़ी बर्बादी आ जाना। तो वो दोनों उम्मीद करके बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो उसे ले जाते हैं और फिर उसे बातें करते हैं। उसके बाद मजाक मजाक में कहते हैं कि जो बर्ड तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ आया था, और फिर उसमें से एक अंडा निकला उसके मरने के बाद, और ये मेरे पास है। उसके बाद होम्स जो हैं उसे उस अनलॉक्ड स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड हेल्ड अप द ब्लू कार्बंकल विच सोन आउट लाइक अ स्टार विद अ कोल्ड ब्रिलियंट, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और तब जाके जो है वो आदमी घबरा जाता है, यानी कि द गेम इज़ अप राइडर सेड होम्स क्वाइटली, होल्ड अप मैन और यू विल बी इन टू द फायर, चुपचाप जहाँ हो वहीं रहो, नहीं तो तुम आग में सीधा ढकेल दिए जाओगे। तो उसके बाद फिर वो आगे चल के, राइडर थ्रू हिमसेल्फ डाउन सडनली अपॉन द रग एंड क्लच्ड एट माई कंपेनियंस नीज, ये वॉटसन कह रहे थे कि मुझे 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 माफ़ कर दो भगवान के लिए एट्सेट्रा। तो चले हम अब स्टोरी लौटते हैं।
तो उसके पैरों पर पड़ जाता है। फॉर गॉड सेक हैव मर्सी, मुझ पर दया करो। ही श्रीक्ड, श्रीक्ड मतलब होता है मतलब चीखती आवाज़, रोती हुई चीखती आवाज़ में कहता है, गिड़गिड़ाने लगता है। थिंक ऑफ, मेरे पिताजी के बारे में सोचो, मेरी माँ के बारे में सोचो, उनका दिल टूट जाएगा जब पता चलेगा कि मैंने चोरी की है एक्सेट्रा। आई नेवर वेंट रॉन्ग बिफोर, कभी मैंने इस तरह गलत काम नहीं किया अपने जीवन में। आई नेवर विल अगेन, कभी मैं नहीं करूँगा इस तरह गलत काम। आई स्वेयर इट, मैं कसम खाता, आई विल टेल यू जस्ट एज इट हैपेंड, मैं सारी बात आपको बताता हूँ जैसे जैसे क्या क्या हुआ था। तो आगे चल के पता चलता है कि इट टर्न आउट दैट ही वॉज राइडर, कि वो राइडर था, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया होटल अटेंडेंट था। एंड ही वॉज मिसिज ऑक्सफोर्ड्स ब्रदर, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो ऑक्सफोर्ड का ब्रदर था जिसने ब्रेकनरिज को सप्लाई किया था। दरअसल ये जो वो ऑक्सफोर्ड थी, वो सी ब्रेड ग्रीस फॉर द टेबल। फॉर द टेबल मतलब होता है कि भाई टेबल पे सर्व करने के लिए, खाने के लिए जो चीज़ें हैं, तो फॉर द टेबल है यहाँ पे। तो वो मीट के लिए उनको तैयार करती थी, उगाती थी, बाद में बेच देती थी, मतलब उनको खिला पिला के मोटा तगड़ा करती थी, और इसी तरह से उसका जीवन चलता था। सी हैड प्रॉमिस्ड हर ब्रदर, तो उसने अपने ब्रदर को प्रॉमिस किया था कि आप फाइन गूज फॉर क्रिसमस, क्रिसमस को एक फाइन गूज उसको वो देगी। तो राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लम्बर, तो राइडर जिसने प्लम्बर के अगेंस्ट एविडेंस दिया था, जो मैंने बताया कि जॉन ऑनर था, वाज द वन हु हैड स्टॉलन द जेम, तो वास्तव में राइडर ने ही जेम को चुराया था। वाइल विजिटिंग हिज सिस्टर, जब वो अपने सिस्टर के पास गया, ही हैड पुट द जेम इनटू द माउथ ऑफ द गूज, तो वहाँ जो गूज उसे चाहिए था वो उसके मुंह से ढकेल देता है अंदर तक। एंड ही थॉट दैट हिज सिस्टर हैड रिजर्व फॉर हिम, और उसने सोचा कि उसकी सिस्टर ने उसको उसके लिए बचा के रखा हुआ है और उसे वो दे देगी जब वो ले जाना चाहेगा क्रिसमस डिनर के लिए एज ए गिफ्ट। तो स्टोरी तो कि छोटे में दी गई है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। वास्तव में क्या होता है कि राइडर जो है उसको चुरा के जेम्स खुद निकल के आता है, तो उसे हमेशा डर लग रहता है कहीं पुलिस पकड़ने ले कुछ ना कुछ करना होगा, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो जो है वो ऑक्सफोर्ड के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे देने का वादा किया था। हाँ, उसके बाद पीछे वो हाथा टाइप का होता है, पीछे वो यार्ड में चला जाता है, वहाँ पे कई गूज होते हैं वहाँ पे। तो वो जो है उसमें से एक मोटा सा उसको दिखाई पड़ता है उसको, और डर के मारे उसका बुरा हाल था कि मुझे भी पुलिस ढूंढती हुई आ रही होगी कि भाई ये भी था, कहाँ चला गया। तो वो कुछ सोचता नहीं है, तो वो उसके उसके मतलब आप अंदर उंगली डाल के उसके घुसेड़ देता है, उसके पेट के अंदर चला जाता है ना। बल्कि जब वो उसके अंदर डालता है तो वो फड़फड़ाता भी है, तो उसकी आवाज़ सुन के वो आती भी है ऑक्सफोर्ड, कहती क्या है, क्या कर रहे हो गूज के साथ। तो कहता है कि तुमने मुझे गिफ्ट देने के लिए कहा था ना, तो यही मोटा वाला मुझे चाहिए, है ना। ऐसा कह के और फिर वो वहाँ से चला जाता है किसी से मिलने के लिए, एक उसके चोर दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो उसको आइडिया बता सके कि किस तरह से इसे निपटा जाए। और बाद में आता है तो वो उस तरह से दो तीन और गुज दिखने वाले होते हैं, तो वो कहती कि ठीक है, वो दे देती है उसको। और वास्तव में जिसके पेट में उसने डाला होता था वो नहीं होता, कोई दूसरा मिल जाता है, एक जैसे दिख रहे थे, तो उसमें धोखा हो जाता है उसे। अब वो अल्लाह चले जाता है हेनरी बेकर के पास। तो हाउएवर ही गॉट द रॉन्ग गूज मिल जाता है, द गूज दैट हैड जेम गॉट सोल्ड टू मिस्टर हेनरी बेकर, और जो जिसमें वो होता है वो जेम, वो हेनरी बेकर को चला जाता है मिस्टर ब्रेकनरिज के जरिए। तो निराश होकर राइडर ट्राई टू रिकवर द गूज, तो वो गूज को ढूंढता हुआ, क्योंकि भाई देखिए उसमें जेम था, वो यहाँ वहाँ जाता है, ब्रेकनरिज से पूछता है कि ऑक्स भाई वो गूज जब वो जो ले गया उसमें नहीं निकला, तो ऑक्सफोर्ड ने ब्रेकनरिज को सप्लाई किया था। तो ब्रेकनरिज के यहाँ जाता है कि गूज आया था, मेरा था, कहाँ गया एक्सेट्रा। अब ब्रेकनरिज सब कुछ बेच चुका होता है। The writer tried to recover the goods from Mr. Baker by having him waylaid by hoodlums। तो वो पता चलता है कि फिर कहीं ना कहीं से उसे जानकारी मिल जाती है कि मिस्टर बेकर के पास गया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अल्फ़ा इन हो, जो नहीं बताया था, तो अल्फ़ा इन होती है जिसका वो सदस्य होता है हेनरी बेकर, वहाँ वो लोग छोटा छोटा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और क्रिसमस से सबको मिलना होता है क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। तो कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लगता है उसको, सब पता लगाता है कि मिस्टर बेकर के पास है, तो वो उसे हुडलम्स का मतलब हो गया गुंडे बदमाश वगैरह। वेलेट का मतलब होता है घात लगाना, मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हो चुपचाप वहाँ बैठे हैं, दैट इज का वेलेट, अचानक हमला कर दें। तो वही हुआ था जो शुरू में पड़ा था, बट एज इट हैपेंड, लेकिन जैसा कि हुआ ये, नीदर डिड ही गेट द गूज, गूज भी नहीं उसे मिला, मतलब जो घटना घटी थी, और ना ही उसे जेम मिला, बिकॉज मिस्टर पीटरसन आ गए और वो डर गया। वो मतलब जो जो बदमाश थे डर गए और वो भाग खड़े हुए, एंड ब्रॉट द गोस्ट टू होम्स, अब वो लेके होम्स के पास चला आया। तो राइडर बस्ट इनटू कन्वल्सिव सोबिंग, सोबिंग मतलब सिसकने लगा, कन्वल्सिव मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड सिसकना इस टाइप से, विद हिज फेस बरीड इन हिज हैंड, हाथों में अपना मुंह छुपाया हुआ था, सैड लालच आ गया। दरअसल वो उस टाइप का आदमी नहीं था, लेकिन लालच कब आ जाए आदमी में। एंड नाउ आई माई सेल्फ, उसके बाद कहता है कि और अब तो मैं आई माई सेल्फ अब ब्रांडेड थीप, अब तो मैं एक ब्रांडेड थीप बन गया, इस टाइप से।
ब्रांडेड थी मतलब जाना माना चोर, क्योंकि कार्बंकल बहुत बड़ी चीज़ थी और उसको चुराने वाला व्यक्ति आम चोर तो हो नहीं सकता। यानी मेरी पहचान एक चोर के रूप में हो जाएगी अब, विदाउट एवर हैविंग टच द वेल्थ, बिना उस वेल्थ को, बिना उस जेम को टच किए हुए, बिना उस कार्बंकल को पाए हुए मैं कार्बंकल का चोर बन जाऊंगा। फॉर विच आई सोल्ड माई करेक्टर, उस कार्बंकल के लिए, उस पैसे के लिए, उस संपत्ति के लिए जिसके लिए मैंने अपना करेक्टर बेच दिया, यानी अपनी ऑनेस्टी, अपना ईमान जिसे कहते हैं, मैंने मतलब गिरवी रख दिया, बेच दिया, बेईमान बन गया, बिना उस दौलत को पाए हुए जिसके लिए मैंने चरित्र बेचा था। गॉड हेल्प मी, हे ईश्वर मेरी मदद करो, गॉड हेल्प मी। गेट आउट सेड होम्स। होम्स गुस्से में कहता दफा हो जाओ यहाँ से, मतलब उसको छोड़ देता है। वाट सर? क्या सर? ओ हेवन ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद करे, भगवान आपका भला करे, राइडर बोला और वहाँ से दफा हो गया। वाई डू यू थिंक राइडर अ ब्लेस्ड सरलॉक? मतलब राइडर जाते जाते क्यों उसको ब्लेसिंग की बात करता है? सीधी सी बात है कि उसने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया, छोड़ दिया, और उसे अपनी गलती का पछतावा भी था, बहुत डरा हुआ था। तो जब उसे माफ़ कर दिया, जाने दिया, तो बहुत राहत महसूस की, और इसलिए उसने अपनी, जिसे कहा जाए, कृतज्ञता ज्ञापित की। मतलब ही फेल्ट रिलीव्ड, एंड टू शो हिज थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड ही सेड हेवन ब्लेस यू, है ना। एंड नो मोर वर्ड्स नीड, और फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर वाज अ रश, दौड़ने की आवाज़ आई, क्लैटर खड़खड़ाने की आवाज़ आई, मतलब पैदल जा रहा था ना वो, दौड़ता हुआ भगा वहाँ से स्टेयर्स पे। बैंग ऑफ द डोर, फिर स्टेयर से नीचे निकल कर नीचे जाके उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। एंड क्रिस्प रैटल, रैटल मतलब खड़खड़ाना, और रनिंग फुटफॉल्स, मतलब कदमों के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आती है जो ज़मीन पे पड़ रहे होते हैं। स्ट्रीट में भी आवाज़ आती है, साफ साफ दौड़ता हुआ जा रहा है वो। क्रिस्प का मतलब होता है क्लियर, शार्प, साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसकी तेज़ कदमों की आवाज़ें गूंज उठी, दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, सड़क से दौड़ते हुए पैरों खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। तो आखिरकार, आफ्टर ऑल वॉटसन सेड होम्स, दिस फेलो विल नॉट गो रॉन्ग अगेन, अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। अब ये वॉटसन, मतलब ये गुत्थी सुलझाने वाले डिटेक्टिव का अपना एक डिडक्शन यहाँ भी है कि इस तरह का जो साइकोलॉजी उस व्यक्ति की समझ पाए। ही इज टू टेरेबली फ्राइटन, वो बहुत बुरी तरह डर गया है, घबरा गया। सेंड हिम टू जेल, अगर अभी जेल भेज दें, एंड जेल इसका मतलब जेल है ये, ठीक है, जेल पढ़ा भी जाता है। यू मेक हिम अ जेल बर्ड, तो तुम उसे जेल बर्ड बना दोगे जीवन भर के लिए। जेल बर्ड का मतलब होता है कि जो अक्सर जेल में जाता रहता हो, मतलब तुम उसे हमेशा के लिए अपराधी बना दोगे, जीवन भर का वो अपराधी बन जाएगा। यानी माफ़ करने में ताकत होती है ना, वही चीज़ है। बिसाइड्स, और इसके अलावा, और फिर जिसे आप कह सकते हो, इट इज़ द सीजन ऑफ, ये तो माफ़ करने का सीज़न भी है, मतलब क्रिसमस टाइम है, और ईसा मसीह आप जानते हैं सूली पे लटका दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था, हे ईश्वर इन लोगों को माफ़ कर देना जो मुझे सूली पे लटका रहे हैं, क्रूसीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो टीचिंग्स हैं वो फॉरगिवनेस की है। दैट इज़ वाई सेट की सीजन ऑफ फॉरगिवनेस। तो किसी को सज़ा देकर आप उसे और अपराध करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, किसी को माफ़ करके उसके दिल को बदल सकते हैं। कि चेंज ही जो है हार्ट, और दिल बदला तो मैनर्स बदल जाते हैं, आदमी का जीवन बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म होती है। सब कुछ आपको मैटर का आंसर्स वगैरह हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डाउट सेशंस अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आके आपसे और कुछ जानकारी इस स्टोरी के बारे में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत ही मिनिमल पेमेंट पे। सो एंडिंग द स्टोरी, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।